कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपको लास्ट के 2 रिवीजन वीडियोस अच्छे लगे होंगे। आज हमारा टॉपिक है इनएडमिसिबल डिडक्शंस। अभी तक हमने ये देखा कि भाई कौन-कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, कौन-कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं, जो आपको अलाउ कर दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई कौन-कौन से ऐसे खर्चे हैं जो आपको डिसअलाउ कर दिए जाएँगे। देखो, अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ, मैंने क्या कर रखा है, एक बिल्डिंग किराए पे ले रखी है। अच्छा, जो मैं रेंट पे करूँगा वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। सामने वाले के लिए क्या है, इनकम है, वो राइट। सरकार कहती है कि सामने वाले की इनकम को जब आप पे करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा अमाउंट काट के हमें जमा कराना पड़ेगा, उसका नाम है टीडीएस। अच्छा, सामने वाले की इनकम है तो सामने वाले को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार कहती है कि भाई एडवांस में जो पेयर है, जब उसको इनकम पे करेगा तो क्या करेगा, थोड़ा सा अमाउंट काट के हमें जमा करा देगा, जिसका हम नाम देते हैं टीडीएस। अच्छा, आप एक कंपनी हो, आपने किसी रेसिडेंट पर्सन से क्या ले रखा है, एक बिल्डिंग किराए पे ले रखी है और आपने जो है रेंट पे कर दिया बिना टीडीएस काटे। तो सरकार कहती है अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, तो हम क्या करेंगे, जो आपका 30% खर्चा है ना वो डिसअलाउ कर देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर रेंट मेरा 1 लाख का था, तो सरकार कहती है अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपको 30% मतलब 30,000 खर्चा हम डिसअलाउ करेंगे। मतलब 30,000 का आपको जो अमाउंट है वो उसको आपको प्रॉफिट में ऐड करना पड़ जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई। सरकार एक और चीज कहती है कि भाई आपने टीडीएस काट लिया लेकिन हमें अपनी आरओआई की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया। तो सरकार कहती है कि आपने टीडीएस काटे लेकिन आरओआई की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, तो भी हम क्या करेंगे, आपको 30% खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। इधर तक कहानी समझ में आई। तो अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा लेकिन, या फिर टीडीएस काट लिया लेकिन सरकार को जमा नहीं कराया, तो सरकार कहती है कि भाई आपने डिफॉल्ट करा है, आपने गड़बड़ करी है, आपने हमारे ऑर्डर्स का पालन नहीं करा है, हम 30% खर्चा आपका डिसअलाउ कर देते हैं। लेकिन सरकार एक और चीज कहती है कि भाई ये जो 30% खर्चा, 30,000 रुपए जो हमने डिसअलाउ करे थे करंट ईयर में, वो अगले साल में क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आप अगले साल में क्या करते हो, टीडीएस हमें जमा करा देते हो। देखो दे रखा है, अलाउ कर दिया जाएगा। सरकार ने क्या कहा कि अलाउ कर दिया जाएगा इन द प्रीवियस ईयर ऑफ डिपॉजिट टू द सरकार। अगर आपने क्या करा, टीडीएस नहीं काटा था, तो सरकार कहती है कि अगले साल टीडीएस काटो और जमा करा दो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका जो टीडीएस जो 30% खर्चा डिसअलाउड था वो अलाउ कर दिया जाएगा। या फिर आपने टीडीएस काट लिया था लेकिन जमा नहीं कराया, तो सरकार कहती है जिस साल आप जमा करा दोगे उस साल हम क्या करेंगे, आपका खर्चा अलाउ कर देंगे। इधर पूरी कहानी समझ में आई। तो हमने अभी तक ये देखा कि अगर आपने रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट करा और टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस का लॉजिक समझाया, टीडीएस का मतलब क्या है। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस काटे लेकिन आरओआई की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, तो 30% खर्चा आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। 30% खर्चा आपको वापस अलाउ कर दिया जाएगा अगर अगर आप क्या करते हो, अगले साल टीडीएस काट लेते हो, सरकार को जमा करा देते हो, या फिर आपने टीडीएस काट किया था लेकिन जमा नहीं कराया, तो अगले साल जब जमा कराओगे, जब आपका जो है क्या कर दिया जाएगा, 30% खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। तो मैं 30% का मतलब बता दिया कि भाई 1 लाख था, 1 लाख का 30% 30,000, करंट में 30,000 जो है आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। करंट में सिर्फ 70,000 का एक्सपेंस आपको अलाउ करा जाएगा। ये जो 30,000 है ये कब अलाउ कर दिया जाएगा, जब आप अगले साल टीडीएस जमा करा देते हो, या फिर आपने टीडीएस काटा नहीं था तो टीडीएस काट के जमा करा देते हो। ये तो अपने बात करी रेसिडेंट पर्सन की। अब देखना, अगर आपने क्या करा है, किसी पर्सन को जो कहा है, जो कौन है, नॉन रेसिडेंट है, या फिर आपने क्या करा, आउटसाइड इंडिया पेमेंट करा, तो आपने आउटसाइड इंडिया पेमेंट करा या फिर आउटसाइड इंडिया अमाउंट को क्रेडिट करा, आउटसाइड इंडिया आपने पेमेंट करा या फिर अमाउंट क्रेडिट करा, या फिर इंडिया में किसी नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी को पेमेंट करा और वही टीडीएस नहीं काटा, काट लेकिन जमा नहीं कराया, तो सब कुछ रेसिडेंट वाला पॉइंट था, सब कुछ सेम है, बस 30% की जगह इधर क्या होगा, 100% खर्चा आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो रेसिडेंट की जगह 48 ये था, 40A1 है, और अपन जो ऊपर देख रहे हैं वो क्या है, 40A1। तो 40A1 किसके लिए है, नॉन रेसिडेंट के लिए, फॉरेन कंपनी के लिए। 40A1 किसके लिए है, रेसिडेंट के लिए। तो 40A1 में 30% खर्चा आपका डिसअलाउ होता है, और 40A1 में क्या होगा, 100% आपका खर्चा क्या करा जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इधर तक पूरी कहानी समझ में आ गई आपको। अच्छा, एक और चीज समझना, आपने टीडीएस काटा नहीं, आपने सामने वाले का टीडीएस काटा नहीं। अच्छा, सरकार का पर्पस क्या है कि सामने वाले बंदे की जो इनकम है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट टैक्स टैक्स के रूप में, टीडीएस के रूप में हमारे पास पहले से आ जाए। आपने टीडीएस काटा नहीं लेकिन सामने वाले बंदे ने क्या करा, सामने वाले बंदे ने अपनी आरओआई भर दी, अपनी जब रिटर्न ऑफ इनकम भरी तो उस इनकम को कंसिडर करके उस पर टैक्स पे कर दिया। तो सरकार कहती है कि आपने टीडीएस नहीं काटा था, हमने आपका 30% खर्चा डिसअलाउ कर दिया। अगले साल क्या करता है, अगर 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 सामने वाला कौन है, पेई है, मैं पेयर हूँ, सामने वाला पेई है, तो सामने वाला बंदा उस इनकम को अपनी आरओआई में कंसीडर करके उस पर टैक्स पे कर देता है। तो जो हमने खर्चा आपका डिसअलाउ करा था 30%, वो अलाउ कर दिया जाएगा जिस साल वो अपनी क्या कर रहा है, रिटर्न ऑफ इनकम भर रहा है। तो देखो, अगर आपने अमाउंट को पेड करा, क्रेडिट करा किसको, पेई को, विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, आपने टीडीएस नहीं काटा था, टीडीएस काट लिया था, जमा नहीं कराया, तो ये वाला एक्सेप्शन नहीं लगेगा। ये वाला एक्सेप्शन कब लगेगा, जब आपने टीडीएस काटा ही नहीं था। कब लगेगा, जब आपने टीडीएस काटा ही नहीं था। तो आपने टीडीएस काटा ही नहीं था, आपने टीडीएस काटा ही नहीं था, लेकिन सामने वाले बंदे ने क्या करा, अपनी आरओआई भरी, उसमें इनकम को कंसिडर करके उस पर टैक्स पे कर दिया। तो सरकार कहती है कि जो 30% खर्चा या जो 100% खर्चा हमने डिसअलाउ करा था वो आपको वापस अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, कब, जिस साल वो अपनी आरओआई भर देता है, जिस साल वो अपनी आरओआई क्या करेगा, भर देगा। इधर तक पूरी कहानी समझ में आई। अच्छा, एक और चीज देखना, अपन ने 40A1 में देखा कि भाई कोई भी अमाउंट आपने पे करा है किसको, एनआर को, फॉरेन कंपनी को, या फिर आउटसाइड इंडिया, विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, या फिर टीडीएस काट लिया लेकिन जमा नहीं कराया, तो 100% खर्चा डिसअलाउ होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्ट सैलरी है। तो 41 में सैलरी नहीं आती, 41 में सैलरी नहीं आती। सैलरी किधर से कवर होती है, सैलरी कवर होती है 48 में। तो अगर एनआर, फॉरेन कंपनी या फिर आउटसाइड इंडिया अपने सैलरी पेमेंट करा है तो वो 41 में कवर नहीं होगा, वो कहाँ कवर होगा, 48 में कवर होगा। अच्छा देखना, 48 क्या कह रहा है, 43 बेसिकली ये कहता है कि भाई आपने अगर सैलरी का पेमेंट करा है एनआर को, फॉरेन कंपनी को, या फिर आउटसाइड इंडिया, तो कब अलाउ होगा, जब आपने टीडीएस काटा और जब जमा करा है।
दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होगी तो ही आपको जो है खर्चा अलाउ करा जाएगा। अगर आपने दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो आपका खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो देखो, एनी सम विच इज चार्जेबल अंडर दैट सैलरीज इफ इट इज आउटसाइड इंडिया, इफ इट इज पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ एनआर, तो कब आपको जो है खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा? अगर आपने टीडीएस नहीं काटा एंड जमा नहीं कराया। तो बेसिकली दोनों कंडीशन आप फुलफिल करोगे, दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तो ही हम आपको जो है अलाउ करेंगे। तो ऊपर तो हमने ये देखा था कि भाई आप क्या करते हो, अगले साल जमा करा देते हो तो क्या होता है, बेसिकली आपका जो है खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन इधर कोई एक्सेप्शन नहीं है, इधर आपको करंट टाइम में काटना है और करंट टाइम में ही जमा कराना है। अगर आप ऐसा करोगे तो ही आपको सैलरी का जो है डिडक्शन मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई टीचर आपको नहीं कराता ये। तो 43 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सैलरी का पेमेंट करा गया है एनआर को, तो खर्चा कब अलाउ होता है? जब आपने टीडीएस काटा और जमा कराया, साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशंस फुलफिल करी है। तो आई होप आपको 41, ठीक है, 41A एंड 43 समझ में आया होगा। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। देखो, हमने देखा कि भाई आप फॉर एग्जांपल सरकार कहती है आपको टीडीएस काटना 10%, लेकिन आपने टीडीएस काटा 2%, ठीक है। तो सरकार कहती है आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेटली खर्चा को क्या करना पड़ेगा? डिसअलाउ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख पे क्या करना था, 1 लाख पे 10% टीडीएस काटना था, कितना बनता है? 10,000 रुपए बनता है, ठीक है। 1 लाख का 10% मुझे काटना था टीडीएस, कितना बनता है? 10,000। मैंने 1 लाख का 2% ही काटा, तो सरकार कहती है जो डिसअलाउंस होगा ना, डिसअलाउंस कितना होता है रेसिडेंट के केस में? 30%। वो भी आप क्या कर दोगे? 2 और 10 के प्रोपोर्शनेट में डिसअलाउ करोगे, ठीक है। इधर तक कहानी समझ आ गई। यूनिटरी मेथड लगाना और उसके बेसिस पे क्या करना? डिसअलाउ करना, ठीक है। और डिसअलाउंस कितना है? रेसिडेंट के केस में आपका डिसअलाउंस है 30%, एनआर के केस में आपका डिसअलाउंस है कितना? 100%, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझते हैं। कोई नॉन रेसिडेंट है, कोई नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट बंदे तो बोले तो जो इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, सिंपल। तो कोई नॉन रेसिडेंट है, क्या दे रहा हूं मैं उसको? कमीशन दे रहा हूं। मैं इंडियन कंपनी हूं, मैं किसी एनआर को क्या कर रहा हूं? कमीशन दे रहा हूं। अच्छा, वो एनआर क्या कर रहा है? मेरे लिए एज अ एजेंट का काम कर रहा है, मतलब वो मेरे लिए ऑर्डर्स प्रोक्योर करके लेके आ रहा है। पढ़ना, अगर मैं क्या कर रहा हूँ? कमीशन पे कर रहा हूँ आउटसाइड इंडिया टू एनआर, ठीक है, फॉर प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब एनआर बाहर काम कर रहा है, कस्टमर भी बाहर है, बस एनआर क्या कर रहा है? मेरे लिए ऑर्डर लेके आ रहा है। Then such commission is not treated as income accruing in India in the hands of NR and hence no TDS is required to be deducted। जब अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन में एनआर का टैक्सेशन पढ़ेंगे, जब आपको समझ में आएगा कि भाई ये इनकम इंडिया में अप्रूव क्यों नहीं हुई है। अभी आपको इतना से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन का एक एडजस्टमेंट है बेसिकली, कि अगर आउटसाइड इंडिया कोई एनआर है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? मेरे लिए ऑर्डर्स प्रोक्योर करके ला रहा है। मतलब बाहर एक एनआर बैठा है, वो मेरा एजेंट है, और बाहर कस्टमर है, वो बेसिकली कस्टमर को मेरा नाम बताता है कि भाई इधर से आप क्या करो? ऑर्डर ले लो, ठीक है, इधर से आप क्या करो? माल परचेज कर लो। तो वो मेरा एजेंट है, मैं उसको कमीशन पे कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो एनआर बाहर पैसा कमा रहा है, एनआर की जो इनकम है बाहर पैसा कमा रहा है, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। अगर इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है तो मैं टीडीएस काटूंगा क्यों? तो देखो, टीडीएस का एक बहुत रूल ऑफ थंब ये है कि जब भी आप टीडीएस काटोगे, आपको ये चेक करना है कि सामने वाले के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है। सरकार का पर्पस क्या था कि भाई सामने वाले की इनकम पे टैक्स हमारे पास एडवांस में आ जाए। अच्छा, सामने वाले की इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, मतलब सामने वाला बंदा उस पर टैक्स पे करेगा ही नहीं, मैं टीडीएस काटूंगा क्यों? ठीक है, तो टीडीएस तभी कटता है जब इनकम सामने वाले के हाथ में क्या हो? टैक्सेबल हो। इधर तक कहानी समझ में आई। अब हम बढ़ते हैं 40A1B में, ठीक है। 40A1B से अपन पहले देख लेते हैं 40A2। देखो, 40A2 सिंपल सी बात कहता है, 40A2 आपको सिंपल सी बात कहता है कि भाई टैक्स, सरचार्ज और सेस, टैक्स, सरचार्ज और सेस कभी भी आपका जो है क्या होगा? अलाउ नहीं होगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, पहले भी बताया था कि भाई इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स का जो इनकम टैक्स होता है वो कभी आपको अलाउ नहीं करा जाता। अच्छा, ये क्यों नहीं करा जाता? बिकॉज सीधी सी बात है, पहले प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट निकलने के बाद क्या निकालते हैं अपन? टैक्स निकालते हैं। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? सारी गाइडेंस को फॉलो करके मैंने टैक्स निकाला, प्रॉफिट निकाला, फिर उस पर टैक्स लगता है। तो टैक्स को मैं एज एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता, और वो सेक्शन 42 में भी स्पेसिफाइड कर दिया कि भाई कोई भी टैक्स, अच्छा, इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। तो अगर आपने पढ़ रखा हो, इंटर में पढ़ रखा हो, तो आपको समझ में आता होगा कि भाई टैक्स पे क्या लगता है? टैक्स पे सरचार्ज लगता है, ठीक है, और फिर दोनों पे क्या लगता है? टैक्स प्लस सरचार्ज पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की रेट लगती है। तो टैक्स अपना इस फॉर्म में होता है, टैक्स लगता है, सरचार्ज लगता है, उस पे क्या लगता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। टैक्स सरचार्ज किस पे लगता है? टैक्स पे लगता है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस पे लगता है? टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगता है। तो देखो, सरकार ने कह दिया चीज कि भाई टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस, मतलब कुछ भी आपको अलाउ नहीं करा जाएगा, ये सब आपके एक्सपेंस नहीं है। ओके, अच्छा देखो 41 भी देखते हैं अपन। 41 में क्या दे रखा है? नॉन रिडक्शन या फिर नॉन डिपोजिशन ऑफ ईएल। जैसे अपन ऊपर पढ़ा था ना, 41 एंड 41 है, एक्जैक्टली सेम है सब कुछ, बस इसमें क्या है? ईएल की बात करते हैं। इक्वलाइजेशन डिवाइड क्या होता है? अपन जब एनआर का टैक्सेशन पढ़ेंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में अपन समझेंगे कि भाई इक्वलाइजेशन डिवाइड क्या है। अभी आप इतना समझ लो, इक्वलाइजेशन डिवाइड एक तरह का पेमेंट है जो मैं कर रहा हूँ सामने वाले बंदे को। सरकार ने कहा कि भाई जब आप क्या कर रहे हो? एनआर को पेमेंट कर रहे हो इक्वलाइजेशन डिवाइड का, तो अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, ईएल नहीं काटा, ठीक है, टीडीएस का नाम दूसरा नाम क्या दे दिया? ईएल। तो आपको इक्वलाइजेशन डिवाइड काटना पड़ता है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है? इक्वलाइजेशन डिवाइड काटना पड़ता है। तो सरकार ने कहा कि अगर आपने एनआर को पेमेंट कराए और आपने ईएल नहीं काटा या फिर काटते लेकिन जमा नहीं कराया, तो 100% खर्चा आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इधर तक कहानी समझ में आ गई। अच्छा, इक्वलाइजेशन डिवाइड क्या होती है, कितने अमाउंट पे कटती है, क्यों कटती है, ये सब अपन इन डेप्थ में समझेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अभी मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मैंने एनआर को पेमेंट करा, अच्छा मुझे ईएल काटना था, इक्वलाइजेशन डिवाइड टीडीएस की तरह ही होता है, तो मुझे ईएल काटना था, काटा नहीं, काट ले लेकिन जमा नहीं कराया, 100% आपका खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा।
कब अलाउ कर दिया जाएगा? अगले साल जिस साल आप क्या करा देते हो, जमा करा देते हो, तो अलाउ कर दिया जाएगा प्रीवियस ईयर ऑफ डिपॉजिट में, जिस साल आप क्या करते हो, डिडक्ट करके जमा करा देते हो, या फिर आपने करंट में डिडक्ट कर लिया था लेकिन जमा नहीं कराया, तो जिस साल आप जमा करा देते हो उस साल क्या होगा, आपका खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। इजी है। 43B का लॉजिक समझना। 43B का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखो हुआ क्या कि भाई स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी क्या होती है, कंपनीज होती है जिसके अंदर उसका स्टेक होता है। तो एक कंपनी है फॉर एग्जांपल आरजे लिमिटेड। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट का मेरा स्टेक है इसके अंदर 70%, तो स्टेट गवर्नमेंट मेरा 70% होल्ड करती है। मैंने प्रॉफिट कमाया। अच्छा, सीधी सी बात है, अगर मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, प्रॉफिट कमाने के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, प्रॉफिट कमाने के बाद क्या करता हूँ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, तो बेसिकली क्या होगा कि भाई जो डिविडेंड है सामने वाले के हाथ में तो टैक्सेबल होगा, लेकिन मैं एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि अपने सेक्शन 37 में पढ़ा था कि डिविडेंड एंड डीडीटी, डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कभी भी एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉफिट निकल के बाद निकलते हैं। ठीक है, इतनी कहानी समझाई। तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था मुझ कंपनी से, तो उसने क्या करा, पहले तो डिविडेंड ले रही थी, तो डिविडेंड ले रही थी तो मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था। मैं कंपनी हूँ, मैं प्रॉफिट निकालता था, पहले प्रॉफिट पे टैक्स पे करता था, फिर डिविडेंड पे करता था, राइट। तो उसने एक सोचा, उसने एक बात बोली कि भाई ऐसा करते हैं कि यार इसको एज अ डिविडेंड नहीं लेते हैं, अपन क्या करते हैं, एज अ रॉयल्टी ले लेते हैं, एज अ फीस ले लेते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट मेरे पास आई और मुझे बोली कि चलो एक अग्रीमेंट करते हैं, आप मुझे पेमेंट करना किस बात का, रॉयल्टी का, ताकि आप उसका एक्सपेंस भी क्लेम कर सको और ताकि आपका टैक्स भी कम बने। ठीक है, इतनी कहानी समझाई। तो सरकार ने इस चीज को रोकने के लिए एक प्रोविजन लेके आया, वो क्या था कि देखो, एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी, प्रिविलेज फी, सर्विस चार्ज एक्सेट्रा विच इज लेवाइड exclusively on or any amount appropriated directly or indirectly from a state government undertaking। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से क्या करा है, कुछ रॉयल्टी कलेक्ट करी है, कुछ लाइसेंस फी कलेक्ट करी है, सर्विस फी कलेक्ट करी है, तो सरकार कहती है वो आप खर्चा अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सरकार को टोपी पहनाने का काम कर रहे हो। आप चाहते तो इसको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए आप इसको रॉयल्टी, लाइसेंस फी या सर्विस फी का नाम दिखा रहे हो। तो सरकार ने कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से इस तरह का पैसा कुछ कलेक्ट कर रही है, तो जो कंपनी पे कर रही है ना, उसको ये खर्चा अलाउ नहीं होगा, उसको इस पर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। कहानी समझ में आई? अच्छा, एक और चीज देखना, एक्सक्लूसिवली की बात करी मैंने, विच इज डिवाइड एक्सक्लूसिवली। देखो ऐसा है कि भाई अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के लॉज ही इस तरह से हैं, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के लॉज ही इस तरह से हैं कि कोई भी स्टेट में जो भी कंपनीज काम कर रही है सबको ये पैसा देना पड़ेगा, तो ये डिसअलाउंस नहीं होगा। ये डिसअलाउंस कब होगा, जब किसी स्पेसिफिक कंपनी से, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक कंपनी से मैं क्या ले रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक कंपनी से रॉयल्टी, लाइसेंस भी, सर्विस भी ले रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जयपुर में रहता हूँ, राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान की सरकार बोलती है कि भाई जो भी कंपनी राजस्थान में काम करेगी सबको मुझे जो है 10% रॉयल्टी देनी पड़ेगी, तो वो खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। क्यों अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि स्टेट के लॉज ही इस तरह से बने हुए हैं। लेकिन 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 राजस्थान में 10-20 कंपनीज है, राजस्थान में 10-20 कंपनीज है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ एक दो पर्टिकुलर कंपनी से क्या कर रही है, रॉयल्टी और लाइसेंस भी ले रही है। तो सरकार ने कहा अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जो कंपनी आपको पेमेंट कर रही है ना, उसका हम खर्चा अलाउ नहीं करेंगे। आपको कहानी समझ में आ गई? अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट देता है। फॉर एग्जांपल मैंने कार दे दी, तो एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन होता है कि वो जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट है उस पर टैक्स एम्प्लॉय के बिहाफ पे वो खुद पे कर दे। अगर वो ऐसा करता है तो उसको खर्चा क्या होता है, अलाउ नहीं होता। तो वो सेक्शन, उसका सेक्शन कौन सा है, 45। तो 45 क्या कहता है, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन परक्यूजिट, पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन परक्यूजिट बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय विल नॉट बी अलाउेबल एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि अगर एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स पे करता है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो उसका जो टैक्स उसने पे करा वो एज अ डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। अब सीधी सी बात है, उसने डिडक्शन क्लेम नहीं करा तो मतलब क्या हो गया कि भाई इसने उसने क्या करा, उस पर टैक्स पे कर दिया, तो सामने वाले के बंदे के हाथ में क्या हो जाएगी, वो इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब वो कहानी समझ में आ रही है ना? तो बेसिकली डबल टैक्सेशन नहीं होता अपने अपने डीटी में, डबल टैक्सेशन नहीं होता, दो बार टैक्स नहीं लगता। तो बेसिकली एम्प्लॉय ने क्या करा, एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया, एम्प्लॉय के बिहाफ पे क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया। तो सरकार कहती है कि भाई आपने टैक्स पे कर दिया ना, अब एम्प्लॉय के हाथ में वो टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो देखो, तो अभी अपन ने क्या देखा कि पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन परक्यूजिट बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट दिया। ठीक है, अब नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट दिया, वो क्या है, एम्प्लॉय की क्या है, इनकम है। सीधी सी बात है ना, उसको कुछ बेनिफिट मिला तो उसकी इनकम हुई। अच्छा, उसकी इनकम पे टैक्स कौन पे कर सकता है, एम्प्लॉय खुद पे कर सकता है। तो सरकार कहती है कि अगर आप एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स पे कर रहे हो, अगर आप एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स पे कर रहे हो, तो जो आपने टैक्स पे करा है ना, उसका आप ऐसा डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। और वो कहाँ पे दे रखा है, 45 में दे रखा है। ठीक है, तो 45 में अपने देखा कि भाई विल नॉट बी अलाउेबल एज डिडक्शन। अच्छा, एक चीज बताओ, जो मैंने टैक्स पे कर दिया, जो मैंने टैक्स पे कर दिया एम्प्लॉय के बिहाफ पे, एक सरकार ये भी तो कह सकती है ना कि भाई ये भी तो उसकी इनकम हुई, ये भी आपने उसको फायदा दिया। तो सरकार ने कहा कि भाई जो आपने टैक्स पे करा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, वो उसके हाथ में हम एग्जाम कर देते हैं। ठीक है, तो जो आप टैक्स पे करते हो एम्प्लॉय के बिहाफ में, वो आपके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, सामने वाले के हाथ में वो एग्जाम हो गया। इजी है, कहानी समझ में आ गई आपको? अच्छा, एक और चीज देखना, देखो क्या दे रखा है, एनी कंट्रीब्यूशन टू अ प्रोविडेंट फंड, एनी कंट्रीब्यूशन टू अ प्रोविडेंट फंड और द फंड एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द एसएससी। ठीक है, सो एनी कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड या फंड एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ
एम्प्लॉइज ऑफ द एसएससी डिसअलाउ कर दिया जाएगा अनलेस द एसएससी हैज मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट टू मेक श्योर दैट टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम एनी पेमेंट्स मेड फ्रॉम सच फंड व्हिच आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट सैलरीज। देखो बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि मैं कंपनी हूँ, एक प्रोविडेंट फंड है, मैं एक कंपनी हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, मैं प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था ना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसा डिडक्ट करके एम्प्लॉय के ब्याज पे जमा करा देता है। अच्छा, वो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो सरकार कह रही है कि जो आप कंट्रीब्यूशन करें ना वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन आपको अलाउ कब कर दिया जाएगा, जब आप ये इंश्योर करो कि जो प्रोविडेंट फंड है ना वो जब अल्टीमेटली पेमेंट करेगा एम्प्लॉय के रिटायरमेंट में तो उसका टीडीएस काटे। और ये टीडीएस का सेक्शन क्या है, 192A है, जो अपन टीडीएस वाले सेक्शन से पढ़ेंगे। इतनी कहानी समझ आई। तो आपको बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर एम्प्लॉयर किसी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर किसी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो इंश्योर करे, जब वो प्रोविडेंट फंड के साथ बात कर ले, अग्रीमेंट कर ले कि भाई देख जब तू एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट पे ये पैसा देगा तब तू टीडीएस जरूर काटना, अगर तू टीडीएस नहीं काटेगा ना, अगर हमने ये अग्रीमेंट नहीं करा तो ये खर्चा क्या हो जाएगा, मेरे लिए डिसअलाउ कर दिया जाएगा। कहानी समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं एक कंपनी हूँ, मैं अपनी कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ और मैंने 1 करोड़ का बिजनेस कर लिया, ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। इतनी कहानी समझ आ गई। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि यार मम्मी 1 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा, एक काम करता हूँ मैं अपनी किताबों में, आप मेरे लिए थोड़ा सा क्या करो अकाउंटिंग का वर्क कर दो, मैं किताबों में दिखा देता हूँ कि मैंने आपको 50 लाख की सैलरी दी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 1 करोड़ में से 50 लाख के क्या दिखा दूंगा, मम्मी को सैलरी दिखा दूंगा, बचा 50 लाख पे टैक्स दूंगा। ऐसा तो मैंने चूना लगा दिया ना। अच्छा, अगर मैं बाहर से किसी अकाउंटेंट को लेके आता तो अकाउंटेंट की मंथली इनकम कितनी होती है, मान लो 20,000 है, तो 2,40,000 पूरे साल का कितना होता, 2,40,000 होता। 2,40,000 मुझे देना चाहिए था एक्चुअल में, अगर मैं बाहर से किसी को लेके आता, लेकिन मैंने मम्मी को दिखा दिया कि भाई मैंने उनको 50 लाख दे दिया है, तो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर करा ना, मेरा रिलेटिव था, मैंने सरकार को चूना लगा दिया। तो सरकार कहती है अब ऐसा चूना आप नहीं लगा सकते, हम सेक्शन लेके आते हैं सेक्शन 40A2। तो बेसिकली 40A2 में क्या होता है कि अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करा, स्पेसिफाइड पर्सन कौन से है जो अपन ये पढ़ेंगे, ये रहे स्पेसिफाइड पर्सन। अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करा और अगर वो एक्सेसिव है या फिर अनरीजनेबल है तो ये क्या करेगा, उसको डिसअलाउ कर देगा, मतलब आपको जो है उस पर टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अच्छा, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब है आपको कोई भी रिलेटिव, और रिलेटिव का मतलब है ब्रदर हो गया, आपका स्पाउस हो गया, देखो स्पाउस हो गया आपका, ठीक है, स्पाउस आ गया, ब्रदर आ गया, सिस्टर आ गया, लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, ये आपकी क्या है, रिलेटिव है। फिर नंबर 2 पॉइंट देखना, अगर आप इंडिविजुअल हो तो स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी पर्सन जो बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है, अगर द इंडिविजुअल है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ दैट पर्सन, मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मैं इंडिविजुअल हूँ और बेसिकली एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैं क्या करता हूँ, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता हूँ। इसका मतलब क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है कि भाई एटलीस्ट 20% प्रॉफिट का मैं हकदार हूँ या फिर मेरे पास 20% वोटिंग पावर है। तो अगर सामने वाली कंपनी अगर एक बिजनेस चला रही है, ठीक है, तो अगर उसके 20% वोटिंग पावर मेरे पास है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो मतलब वो कंपनी क्या हुई, मेरी रिलेटिव पर्सन हो गई। एंड अगर मैंने उस कंपनी को क्या करा है, एक्सेसिव पेमेंट दिखाया है, तो 40A2 में वो क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। फिर देखना, रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, एनी रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ दैट पर्सन। तो इन लोगों ने कहा कि भाई मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या फिर मेरे रिलेटिव का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो मेरा क्या बन जाएगा, रिलेटिव पर्सन बन जाएगा और वो किसमें कवर हो जाएगा, स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में कवर हो जाएगा। कहानी समझ में आई लॉजिकली। इस तरह से देखना, बेसिकली आप ये पढ़ लेना कि कंपनी एचयूएफ और कंपनी फर्म एचयूएफ और एओपी के लिए कौन कौन से स्पेसिफाइड पर्सन दे रखे हैं, ठीक है, सारे एसएससी के कौन से स्पेसिफाइड पर्सन दे रखे हैं, बहुत आसान है, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। सो अपना काम है रिवीजन करना, और ये आपसे इतना डेप्थ में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम है, अगर आईसीएमएट में दे रखा है तो आपको करवाना। जनरली एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने जो है स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रखा है, आपने जो है स्पेसिफाइड पर्सन को एक्सेसिव पेमेंट कर रखा है, आप बता दो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान आना चाहिए कि सेक्शन कौन सा लगता है अपना, सेक्शन 48(2), और उसके बेसिस पे अगर एक्सेसिव पेमेंट करा है मैंने तो क्या हो जाता है, डिसअलाउ कर दिया जाता है। तो मैंने आपको स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन बता दी, स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन ये रही, इसको आप पढ़ लेना, बहुत आसान टेबल है, आप आराम से कर पाओगे इसको। तो 48(2) अपना क्लियर हो गया, ठीक है। 40A में क्या दे रखा है, एक्सपेंस ऑफ पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कौन कौन से खर्चे आपका अलाउ नहीं करे जाएंगे, मतलब आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ जाएगा। टैक्स कैसे पे करोगे, क्योंकि अगर आपने खर्चा करा है तो मतलब आपने क्या करा होगा, प्रॉफिट को कम करके दिखा रखा होगा, तो अगर वो डिसअलाउ हो गया तो मतलब आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ गया मतलब टैक्स बढ़ जाएगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन है 40A3। सेक्शन 40A3 देखो क्या कहता है, 40A3 बोलता है कि आप कैश में खर्चा नहीं कर सकते यार। देखो सरकार का पर्पस ये है कि भाई सरकार को टैक्स मिले, अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया तो सरकार को ये नहीं पता चलेगा कि भाई आपने किसको पेमेंट करा है, सरकार को ये पता नहीं चलेगा कि भाई वो किसकी इनकम आई है, और सरकार को ये नहीं पता चलेगा कि भाई किससे टैक्स कलेक्ट करा जाए। तो सरकार कहती है कि भाई कैश में आप ट्रांजेक्शन मत करो यार,
आप जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन करो, ताकि मुझे पता चल सके अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली बैंक अकाउंट के थ्रू किसी को पेमेंट करा है, सरकार को ये पता चल जाएगा कि भाई उसकी इनकम मनी है, तो सरकार क्या कर सकती है, उसको ट्रेस कर सकती है। अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया तो सरकार ट्रेस नहीं कर सकती, किस बेसिस पे ट्रेस करेगी, ठीक है। तो सरकार कहती है कि भाई कैश ट्रांजेक्शन मत करो। अगर कैश ट्रांजेक्शन करोगे तो आपकी बैंड बजाएंगे। और क्या बैंड बजाएंगे कि अगर आपने क्या करा, पेमेंट कर दिया किसका, खर्चों का, इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, मतलब आज के दिन पे अगर मैंने किसी पर्सन से कोई सर्विसेज ली है, ठीक है, और वो 10,000 से ज्यादा की है और मैंने उसको 10,000 से ज्यादा कैश में दे दिया, तो सरकार कहती है पूरा पूरा खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो आप कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हो अप टू 10,000 पर डे की लिमिट है ये, ठीक है। तो एक दिन में आप एक पर्सन को क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में एक पर्सन को सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, 10,000 का पेमेंट कर सकते हो। इधर तक कहानी समझ में आई। तो एग्रीगेट पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस टू अ सिंगल पर्सन इन अ डे बाय एक्सीडिंग 10,000, ठीक है। आपने 10,000 से ज्यादा आपने कैश में एक पर्सन को सिंगल डे में कैश में पेमेंट कर दिया, पूरा पूरा खर्चा डिस्काउंट कर दिया जाएगा। कैश हो गया, बेयरर चेक हो गया, क्रॉस चेक हो गया, ठीक है। तो बेयरर चेक और क्रॉस चेक भी क्या होता है, कैश पेमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो बेयरर चेक हो गया, क्रॉस चेक हो गया, तो आपका 100% खर्चा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कर दिया जाएगा। अच्छा, आपका एक सवाल होगा कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैंने 1 लाख रुपए की प्लांट मशीनरी खरीदी किसी से, मैंने क्या करा, 1 लाख रुपए की प्लांट मशीनरी खरीदी किसी से, और मैं उसको क्या करता हूँ 10,000 करके 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देता हूँ। वो अलाउ हो जाएगा, ठीक है, वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन आप जो है पेनल्टी वाले सेक्शन में कुछ जाके पढ़ोगे, 269 SS ST और 269 T, ये 3 ऐसे सेक्शन है जो अगेन जो आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो अरेंजमेंट कर रहे हो, उधर आप पकड़े जाओगे वापस, ठीक है। तो अभी के लिए आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि पीजीबीपी में अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया एक दिन में 10,000 से ज्यादा एक सिंगल पर्सन को, वो खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, मुझे 32,000 का पेमेंट करना था किसको, एक्स लिमिटेड को, मुझे जो है 32,000 का पेमेंट करना था एक्स लिमिटेड को, तो मैंने क्या करा, 32,000 का पेमेंट करना था एक्स लिमिटेड को, तो 4 कैश पेमेंट्स ऑफ 8,000 आर मेड ऑन अ पर्टिकुलर डे टू वन मिस्टर वाई, ठीक है, 1 इन द मॉर्निंग, एक 12 बजे, एक 3 बजे और एक 6 बजे। तो मैंने आज के दिन में 8,000 करके 4 बार कैश में पेमेंट कर दिया किसको, वाई को। तो सरकार कहती है जो एंटायर खर्चा है, एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ 32,000 क्या हो जाएगा, आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा जो 32,000 का खर्चा है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, आपको अलाउ नहीं, हम अलाउ करने नहीं देंगे। ये तक कहानी समझ में आई। अच्छा, एक और चीज समझना, अपन ने ऊपर जो है 10,000 की लिमिट समझी, किसी एक पर्सन को एक दिन में आप 10,000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ट्रांसपोर्टर के केस में वो लिमिट कितनी हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टर जनरली बैंक अकाउंट मेंटेन करते नहीं है, ट्रांसपोर्टर बड़े गरीब इंसान होते हैं, ठीक है। उल्टा मत लेना, बस मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रांसपोर्टर बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं करते। तो सरकार ने कहा कि अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करना चाहते हो तो अप टू 35,000 रुपए इन अ डे कर सकते हो, ठीक है। तो पेमेंट मेड टू अ ट्रांसपोर्टर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग या लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, लिमिट क्या हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी। अच्छा, ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या है, जो किस बिजनेस में एंगेज है, बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग या फिर लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, मतलब अपने गुड्स किराए पे देता है, ठीक है, या फिर चलाता है, हायर पे देता है। तो ट्रांसपोर्टर के केस में 10,000 की लिमिट कितनी हो जाएगी, 35,000 की लिमिट हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज समझना, आपने करंट ईयर में एक खर्चा करा, आपने अभी तक पेमेंट नहीं करा, क्या खर्चा करा, एंट्री क्या पास करोगे खर्चे करने की। फॉर एग्जांपल मैंने कोई रेंट पे करा है, ठीक है, तो मैंने एंट्री पास करी है, पे नहीं करा है, रेंट की एंट्री पास करी मैंने, रेंट अकाउंट डेबिट टू आरजी लिमिटेड। रेंट अकाउंट डेबिट टू आरजी लिमिटेड का मतलब क्या है, रेंट मेरा खर्चा है और आरजी लिमिटेड मेरी लायबिलिटी है। करंट करंट ईयर में मैंने क्या करा, रेंट का खर्चा क्लेम कर लिया, ठीक है, मैंने पेमेंट तो करा नहीं है तो डिसअलाउ भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो मैंने करंट ईयर में खर्चा ले लिया। अगले साल जाके मैंने क्या करा, उसको कैश में पेमेंट कर दिया, तो सरकार कहती है हमें चूना लगा रहे हो, हमें टोपी पहना रहे हो, हम आपको पकड़ेंगे। तो सरकार ने कहा अगर किसी साल में आपने किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस को, ठीक है, ड्यू बेसिस पे, अप्रूवल बेसिस पे क्लेम कर लिया था और बाद में जाके आप क्या करते हो, उसको कैश में पेमेंट कर देते हो, तो अगले साल क्या हो जाएगा, वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, सिंपल। देखो वही है, अगर एक्सपेंस आपने क्लेम कर लिया अर्लियर ईयर में ड्यू बेसिस पे, फिर बाद में जाके आपने कैश में पेमेंट कर दिया, तो जो आपने पेमेंट करा था ना, जो भी आपने डिडक्शन लिया था पिछले सालों में, वो आपकी करंट ईयर में इनकम बननी चाहिए, इसका मतलब उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब आपका डिसअलाउ हो गया। इजी। अब बात करते हैं अपन एक्सेप्शंस टू सेक्शन 40A3। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि कब आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, कि आप कब आप जो है कैश में पेमेंट कर सकते हो। तो एक्सेप्शंस पढ़ने जाने अपन सेक्शन 40A3 के, जहां पर आप क्या कर सकते हो, कैश में भी पेमेंट कर सकते हो। देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेमेंट करा है किसको, बैंक को, LIC को या सरकार को। सरकार भगवान है, सरकार बोलती है हमें कैश में पेमेंट करना चाहते हो, करो करो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो पैसा आ रहा है। तो बैंक, LIC और गवर्नमेंट को अगर आप क्या करते हो, कैश में पेमेंट करते हो, 40A3 का डिसअलाउंस नहीं लगेगा, मतलब अगर आपने कैश में पेमेंट करा, अलाउड। फिर देखो, अगर आपने क्या करा, बुक एंट्री के थ्रू क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल
मैंने एंट्री पास करी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक मेरा डेटर है उसको मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी, उसी से मैंने 1 लाख रुपए का माल परचेज करा, मैंने एंट्री क्या पास करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब मैं बोलूंगा कि मैं 1 लाख रुपए इसको दूं, वापस 1 लाख रुपए लेता हूं उससे, हम क्या करते हैं फिटूस कर लेते हैं, फिटूस होता है ना, मैंने फिटूस कर लिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो ना मैंने उसको पेमेंट दिया ना उसे पेमेंट लिया, तो सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 43 का डिसअलाउंस नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अपन। सीधी सी बात है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करा है तो 43 का डिसअलाउंस नहीं लगेगा, ठीक है। तो अकाउंट पे ही चेक से आपने क्या करा है, पेमेंट करा है, ईसीएस हो गया, अकाउंट पे ही चेक हो गया, ठीक है, अकाउंट पे ही चेक हो गया, ईसीएस हो गया, डीडी हो गया, डिमांड ड्राफ्ट, या फिर कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करा है तो 43 का डिसअलाउंस नहीं लगेगा, इजी है। बैंक एलआईसी गवर्नमेंट ने आपको बता ही दिया। देखो आपने क्या करा है, किसी इंप्लॉय को कैश में पेमेंट करा है अप टू 50,000 फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कोई इंप्लॉय आपका रिटायर हो गया, कोई इंप्लॉय क्या हो गया आपका रिटायर हो गया, और उसने उसके रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आपने उसको अप टू 50,000 तक कैश में पेमेंट कर दिया, अलाउड है। तो जो भी आप रिटायरमेंट बेनिफिट देने जा रहे हो, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट देने जा रहे हो वो अप टू 50,000 तक है, तो आपका जो है खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैश में भी पेमेंट कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं, पेमेंट करा है आपने किसी विलेज या टाउन में, किसी विलेज या टाउन में, किसी गांव चले गए आप, गांव में बेचारा एटीएम फैसिलिटी है ही नहीं, गांव में बैंक फैसिलिटी है ही नहीं, तो हाँ तो आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो सरकार ने कहा कि अगर आपने क्या करा है, विलेज और टाउन में पेमेंट करा है जहां पर नो बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल, जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी क्या है, अवेलेबल नहीं है, किसी पर्सन को आपने पेमेंट कर दिया जहां पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो उधर ही रहता है या फिर उधर ही बिजनेस से प्रोफेशन करता है। तो आप गांव गए, आपने गांव में से माल खरीदा, अब बेचारे के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, गांव में कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो अगर आपने कैश में भी पेमेंट कर दिया उधर जाके, खर्चा अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, 48 के एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। अच्छा देखना, अगर आपने पेमेंट कर दिया लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक जो है एलओसी इशू करती है, सो अगर पेमेंट आपने कर दिया लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट में, सो वेयर द पेमेंट इज मेड बाय एनी लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट मेड थ्रू अ बैंक, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल ओनली टू अ बैंक, या फिर टीटी मेल या टीटी, या फिर बुक एडजस्टमेंट फ्रॉम एनी वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात यह है कि भाई एक बैंक अकाउंट है, एक बैंक में मेरे 2 अकाउंट है, ठीक है, बैंक को मुझसे एक अकाउंट से पैसा लेना है, दूसरे अकाउंट से पैसा देना है, तो बैंक ने फिटूस कर दिया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके फिटूस कर दिया, तो उस केस में भी आपका जो है 43 का डिस्काउंट नहीं लगेगा। तो 43 बेसिकली ये कहता है कि भाई आप जो है क्या करोगे, कैश के अलावा पेमेंट, कैश के अलावा कैश के अलावा पेमेंट करना है आपको, बेसिकली 48 अपने को ये कहता है कि आपको कैश के अलावा पेमेंट करना है, कैश में आप पेमेंट नहीं कर सकते, राइट। तो 48 मुझे ये बताता है कि आपको कैश के अलावा पेमेंट करना है, कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, इन सब केसेस में हमने देखा एक्सेप्शन टू 48, अगर आप कैश में पेमेंट कर भी देते हो तो भी आपका जो है खर्चा डिसअलाउ नहीं करा जाएगा। फिर देखते हैं आगे अपन, पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स, ग्रोअर्स, पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स, ग्रोअर्स, कल्टीवेटर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री, डेली प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। बेसिकली सरकार ये कहना चाहती है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रोअर्स होते हैं, कल्टीवेटर्स होते हैं, मतलब जो फार्मर्स होते हैं बेसिकली, उनको अगर आप कैश में पेमेंट कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है, बेचारे वैसे ही बहुत गरीब होते हैं, उनके पास बैंक अकाउंट तो कहां से होगा। तो अगर आपने किसी फार्मर से कोई माल खरीदा और उसको कैश में पेमेंट कर दिया, सरकार कहती है कितना भी कर दो कैश में पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ है। तो हमने एक चीज समझी, हमने एक चीज क्या समझी कि भाई हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं पेमेंट टू प्रोड्यूसर की, हम बात कर रहे हैं किसकी, पेमेंट टू प्रोड्यूसर की, ये रे प्रोड्यूसर, मिडलमैन या ट्रेडर की बात नहीं कर रहे। तो जो एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो एक्चुअल में फार्मर है उसी को आप पेमेंट करोगे। मिडलमैन या ट्रेडर को अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो नॉट टू मिडलमैन या ट्रेडर, हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की, जो एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर, ग्रोवर, कल्टीवेटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा, इजी है। अच्छा देखना, आपने क्या करा, प्रोड्यूसर, कोई क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर कवर हो गया ना। तो प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट, एग्स आर कवर्ड अंडर दिस एक्सेप्शन। तो कोई वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई एग्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसका आपने कैश में पेमेंट कर दिया, खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिसअलाउंस नहीं होगा। अच्छा एक और चीज समझना, हमने इधर बात करी कि भाई क्या क्या पेमेंट कर रहे हो, किसको पेमेंट कर रहे हो आप पेमेंट कर रहे हो बेसिकली प्रोड्यूसर ऑफ फिश प्रोडक्ट को, आप पेमेंट कर रहे हो किसको, प्रोड्यूसर ऑफ फिश प्रोडक्ट को, फिश फिश फिश। अच्छा फिश प्रोडक्ट और क्या क्या कवर होता है, देखो फिश एंड फिश प्रोडक्ट में सारे मराइन प्रोडक्ट कवर हो जाते हैं, मतलब जो समुद्र में खाने के जीव जंतु हैं सबको हमने कवर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल लॉबस्टर, क्रैब, स्क्विड, कटल फिश, प्रॉन एंड श्रिम्प, ठीक है। तो इन लोगों ने कहा कि फिश एंड फिश प्रोडक्ट में सारे जानवर कवर हो जाएंगे जो कहाँ रहते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं। तो बेसिकली उनके प्रोड्यूसर को अगर आपने पेमेंट करा है कैश में, खर्चा आपका अलाउ कर दिया जाएगा
40A3 के एक्सेप्शन में कवर्ड है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। मैंने आपको चीज बताई कि मछुआरों को अगर आपने पेमेंट करा, प्रोड्यूसर ऑफ फिश को पेमेंट करा, ठीक है, तो प्रोड्यूसर ग्रोअर है, कल्टीवेटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो मछुआरों को आपने पेमेंट करा जो क्या करते हैं, मच्छी पकड़ के लाते हैं, तो उनको प्रोड्यूसर ही तो कहेंगे। उनको आपने पेमेंट करा, किस में करा, कैश में पेमेंट करा, अलाउड है। अच्छा, एक और चीज समझते हैं अपन, प्रोड्यूसर ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट। ठीक है, मछुआरों में कौन कौन इंक्लूड होगा, वुड इंक्लूड बिसाइड्स द फिशरमैन, मछुआरे के अलावा और कौन कौन इंक्लूड होगा, एनी हेडमैन ऑफ फिशरमैन who shots the catch of the fish brought by the fisherman from the sea at the seashore itself and then sells the fish or fish product to the traders, exporter, etc. कहानी समझना। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, मुझे चाहिए मछलियां। अब मैं मछलियां जो है क्या करूंगा, इंडिविजुअल मछुआरे से तो खरीदूंगा नहीं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो इंडिविजुअल मछुआरे होते हैं उनका एक क्या होता है, हेड होता है, हेड मछुआरा। वो बेसिकली करता क्या है कि जो भी मछुआरे होते हैं उन सबसे फिश कलेक्ट कर लेता है और फिर वो क्या करता है, मुझे भेज देता है। आपको कहानी समझ आई। मैं एक बड़ा बिजनेस चला रहा हूँ, मुझे जो है बहुत सारी मछली की जरूरत है। अब मैं इंडिविजुअल मछुआरे के पास जा नहीं सकता, तो होता यह है कि भाई सारे मछुआरे मिलके अपना एक हेडमैन डिसाइड करते हैं कि भाई ये मेरा क्या है, हेड मछुआरा है। अच्छा, वो हेड मछुआरा मुझसे डीलिंग करता है, तो अगर मैंने उसको भी कैश में पेमेंट कर दिया, सरकार कहती है उसको भी अपन प्रोड्यूसर में कवर करेंगे। कहानी समझ आ गई। एक और पॉइंट देखना, आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी, आपने अपने एम्प्लॉय को क्या करा, बेसिकली सैलरी पे कर दी। तो पेमेंट ऑफ सैलरी टू एन एम्प्लॉय, पेमेंट ऑफ सैलरी टू एन एम्प्लॉय, आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी जो पोस्टेड है, उसको हमने कहां पर पोस्ट कर रखा है, टू अ प्लेस अदर देन हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी फॉर 15 डेज और मोर। ये अभी May 24 एग्जाम में आया था, हमारी जो एग्जाम हुई थी ना, इसमें ये वाला पॉइंट कवर हुआ था। May 24 एग्जाम में ये वाला पॉइंट कवर हुआ था। क्या है, आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी है जो पोस्टेड है टू अ प्लेस अदर देन हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं जयपुर में काम करता हूँ, लेकिन मुझे किसी दूसरे जगह पोस्ट कर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल चेन्नई, और कितने दिन के लिए करा गया, 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए पोस्ट करा गया, या फिर मुझे किसी शिप पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली सरकार ये कहती है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी है और कैश में पे करी है तो अलाउड है। कब अलाउड है, जब आपने उसको पोस्ट करा है टू प्लेस अदर देन हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी फॉर एटलीस्ट 15 डेज, या फिर आपने उसको शिप पे पोस्ट कर दिया है एंड पेमेंट करते समय आपने टीडीएस काट लिया है, एंड नंबर 2, जिस जगह उसको पोस्ट करा गया है उधर उसका बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं चेन्नई चला गया, मुझे कम से कम 20 दिन के लिए भेज दिया उधर। तो अगर एम्प्लॉयर रोहन को चेन्नई में कैश में पेमेंट करता है तो अलाउड है, एम्प्लॉयर को डिसअलाउ नहीं करा जाएगा। कंडीशन क्या है, नंबर 1 मैंने उसका टीडीएस काटा है, एंड नंबर 2, रोहन का चेन्नई में कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो ही डज नॉट हैव एनी बैंक अकाउंट इन सच प्लेस और शिप। इधर तक कहानी समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। देखो, पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड या प्रोसेस्ड विदाउट द एड ऑफ पावर इन कॉटेज इंडस्ट्री टू द प्रोड्यूसर ऑफ सच प्रोडक्ट। अगेन, तो बेसिकली प्रोड्यूसर को मैंने क्या करा है, पेमेंट करा है। किस बात को पेमेंट करा है, फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट, फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट का मैंने पेमेंट करा है किसको, प्रोड्यूसर को। किस लिए, क्योंकि उसने कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करा, प्रोसेस करा विदाउट द एड ऑफ पावर इन द कॉटेज, दिया जाएगा, डिसअलाउ नहीं करा जाएगा। तो बेसिकली मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जो मैन्युफैक्चर्ड या प्रोसेस्ड है विदाउट द एड ऑफ पावर इन द कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के बेचारे प्रोड्यूसर ने क्या करा है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के बेचारे प्रोड्यूसर ने क्या करा है, एक प्रोडक्ट को बनाया है कॉटेज इंडस्ट्री में और मैंने उसको कैश में पेमेंट कर दिया, अलाउड है। भाई देखो ना, बिना इलेक्ट्रिसिटी के बेचारा बना रहा है, मतलब बहुत गरीब इंसान होगा वो, उस गरीब इंसान को मैंने पेमेंट करा है, सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, कैश में भी पेमेंट कर दिया, अलाउ कर दिया जाएगा। हाँ, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, मैंने अपना एक एजेंट अपॉइंट करा, मैंने एजेंट को कहा कि भाई तू मेरे ब्याह पे क्या कर ले, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद के लेके आ। ठीक है, तो मैंने अपने एजेंट को कैश में पेमेंट कर दिया। किस लिए पेमेंट करा, ताकि एजेंट मेरे ब्याह पे माल खरीद के लिए आए। सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरे पास खर्चा थोड़ी है, मेरे को खर्चा थोड़ी है। सो पेमेंट इज मेड बाय एनी पर्सन, पेमेंट इज मेड बाय एनी पर्सन टू हिज एजेंट, मैंने अपने एजेंट को, मैंने अपने चमचे को पेमेंट करा, हु इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट इन कैश फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, लास्ट पॉइंट, भाई मैं यूएसए में रहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे डॉलर्स थे, मैं इंडिया में आ गया, इंडिया में शिफ्ट हो गया, मेरे पास क्या है, बहुत सारे डॉलर्स हैं, मुझे क्या चाहिए, कैश चाहिए। तो मैं एक इंडिया में ऑथराइज डीलर के पास गया, मैंने उसको कहा ये लो डॉलर, मुझे कैश दे दो। ठीक है, तो मैं यूएसए में रहता था, मैं इंडिया में आके 10-15 दिन के लिए फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे डॉलर हैं। अच्छा, मुझे खर्च करने के लिए क्या चाहिए, इंडिया में कैश चाहिए, रुपया चाहिए। मैं ऑथराइज डीलर के पास गया, मैंने बोला भाई साहब ये लो डॉलर लो,
कैश में मुझे पेमेंट कर दो, तो डॉलर लो, रुपया दे दो मुझे। तो ऑथराइज डीलर या मनी चेंजर जब आपको कैश में पेमेंट कर रहा है, जब आपको क्या कर रहा है, कैश में पेमेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा। तो 43 में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बेसिकली ने कहा पेमेंट इज मेड बाय द ऑथराइज डीलर या मनी चेंजर अगेंस्ट द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी या फिर ट्रैवलर्स चेक इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये कहानी समझ आ गई। तो 43 के एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा, 43 का डिसअलाउंस नहीं लगेगा। अच्छा मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, मैं रोहन गर्ग हूँ, ठीक है, मैं रोहन गर्ग हूँ। मैंने क्या करा, मैंने एक कंपनी से कोई कॉन्टेक्ट करा। अच्छा, कॉन्टेक्ट के टर्म्स में कंपनी ने कहा कि भाई देखो मैं आपको सर्विसेज दूंगी, मैं रोहन हूँ, मैंने कंपनी से कॉन्टेक्ट करा कोई सर्विसेज लेने का। कंपनी ने मुझे कहा कि भाई देखो मैं आपको सर्विसेज तो दूंगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अपन लिख देते हैं कि आप पेमेंट करोगे कैश में ही। मैंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया, बोले ठीक है यार देख लेंगे। अब मैं बाद में गया, बाद में मैंने क्या करा, यूट्यूब पे गया मैं, और मुझे यूट्यूब पे रोहन गर्ग की एक वीडियो मिली, और उस वीडियो में 42 का मुझे एक सेक्शन मिला। मैंने उस 42 के सेक्शन को देख लिया, तो आरजी को ये पता चला कि यार अगर मैंने कैश में पेमेंट कर दिया तो खर्चा मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। सो आरजी का दिमाग खराब हो गया कि भाई उसने तो कंपनी के साथ अग्रीमेंट कर लिया कि वो क्या करेगा, कैश में पेमेंट करेगा ही। लेकिन बाद में यूट्यूब पे रोहन गर्ग की वीडियो को देख के उसको 42 का रियलाइजेशन हुआ। तो अब क्या करा आरजी लिमिटेड ने, जब पेमेंट करने का समय आया तो कैश में पेमेंट करने की बजाय उसने इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर दिया, ताकि 42 का डिसअलाउंस ना हो। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन से ये भी लिखा था, कंपनी ने ये लिख दिया था कि भाई तू कैश में पेमेंट करेगा, और अगर तूने कैश में पेमेंट नहीं करा साले मैं तुझ पे केस ठोक दूंगा, तुझे जेल भिजवा दूंगा। अब रोहन डर गया था, लेकिन रोहन ने सोचा कि भाई देखो सरकार सुप्रीम है, सरकार ने क्या रखा है कि अगर 42 का आपने पेमेंट कर दिया कैश में, 42 में अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया तो डिसअलाउ हो जाएगा। सॉरी 43 ज्यादा मैंने 42 बोला, उसको 43 कर लेना। तो रोहन को ये पता चलेगा कि अगर मैंने कैश में पेमेंट कर दिया 43 में तो मेरा क्या हो जाएगा, खर्चा डिसअलाउंस हो जाएगा। तो सर रोहन ने क्या करा, सॉरी आरजी ने क्या करा, उसको कैश में देने की बजाय इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर दिया। तो बेसिकली सरकार ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई अगर किसी दो बंदों में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, किसी दो बंदों में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जिसमें सामने वाला बंदा एक बंदे को फोर्स कर रहा है कि तू कैश में ही पेमेंट कर, नहीं तो तुम्हें तुझे जेल ले जा दूंगा, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई वैलिड नहीं रहेगा। पढ़ लेना इसको। देखो, where any payment is made in respect of expenditure which is required to be made by mode other than cash, मतलब मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर दिया, इन ऑर्डर दैट सच एक्सपेंडिचर मे नॉट बी डिसअलाउड एज अ डिडक्शन अंडर 43। तो मैंने कैश में पेमेंट करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर दिया ताकि वो खर्चा मेरे लिए डिसअलाउ ना हो। देन द पेमेंट मे बी मेड, मैं पेमेंट कर सकता हूं बाय सच मोड अदर देन कैश, एंड सामने वाली कंपनी मुझ पे केस नहीं कर सकती कि भाई आपने जो है कैश में पेमेंट नहीं करा। ठीक है, सीधी सी बात समझ में आ गई। दिस इज नॉट रिचेंजिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ठीक है, तो मैंने 42 और 43 में आपको मिक्स कर दिया, मैंने 43 की जगह 42 बोल दिया। आपको वापस एग्जांपल समझा देता हूं। मैं आज लिमिटेड हूं, मैंने एक कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट करा कि भाई आप मेरे से सर्विसेज लेना। ठीक है, अच्छा उस कंपनी ने मेरे साथ एक अग्रीमेंट कर लिया, कि भाई देख मुझे तो चाहिए पेमेंट कैश में, और अगर तू कैश में पेमेंट नहीं करेगा तो मैं तुझ पे केस कर दूंगी। तो आरजी लिमिटेड ने बोला ठीक है यार तू सर्विसेज दे, मैं तुझे कैश में पेमेंट कर दूंगा। फिर आरजी लिमिटेड जो है यूट्यूब पे टाइम पास कर रही थी, और आरजी लिमिटेड को यूट्यूब पे रोहन गर्ग की एक वीडियो मिली सेक्शन 48(3) की, और उसमें उसको ये पता चला कि अगर मैंने कैश में पेमेंट कर दिया तो खर्चा मेरे लिए डिसअलाउ हो जाएगा। तो आरजी लिमिटेड ने बचने के लिए क्या करा, पेमेंट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक मोड से, कैश में पेमेंट करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट कर दिया। तो सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप क्या करते हो 48(3) के डिसअलाउंस को बचने के लिए कैश के अलावा इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर देते हो तो सामने वाला बंदा आप पे केस नहीं कर सकता। ये वही वाला बात है। ये तक कहानी समझ में आई आपको? अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो आगे क्या दे रखा है, सेक्शन 40A(7). मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, प्रोविजन फॉर बेटेट अलाउड नहीं होता, प्रोविजन फॉर किसी भी तरह का लॉसेज अलाउड नहीं होता, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अलाउड नहीं होता, ये भी आपको समझाया था। और वो सेक्शन कौन सा है, ये रहा। तो अगर आपने ग्रेच्युटी का कोई प्रोविजन बना दिया तो अलाउ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाई थी कि अगर ग्रेच्युटी एक्चुअली करंट में पेबल है तब उसका क्या कर सकते हो, प्रोविजन बना सकते हो। तो एक्सेप्शन क्या दे रखे हैं, प्रोविजन मेड फॉर द फॉलोइंग पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल ड्यूरिंग द ईयर। तो जो ग्रेच्युटी करंट में पेमेंट पे होने वाली है उसका पेमेंट, उसका प्रोविजन बना देते हो तो अलाउड है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ग्रेच्युटी करंट में पे करता हूं तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, ग्रेच्युटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, ये करूंगा ना। ग्रेच्युटी क्या है, मेरा खर्चा है। तो जो खर्चा करंट में पे होने वाला है, जो खर्चा मैं करंट में पे करूंगा वो तो मेरा खर्चा है ही। तो सरकार ने कहा अगर आपने इसका प्रोविजन भी बना दिया तो भी हम अलाउ कर देंगे। तो प्रोविजन का मतलब क्या है, ग्रेच्युटी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी टू बैंक। बात तो एक ही हुई ना, थोड़ी अकाउंटिंग समझता है ना आपको। नंबर 2, अगर आपने जो है प्रोविजन बनाया है फॉर पेमेंट टू एन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, सरकार के द्वारा अगर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है तो ही क्या होगा, तो ही आपका प्रोविजन अलाउड है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने ग्रेच्युटी का प्रोविजन बना दिया डिसअलाउड। एक्सेप्शंस दो हैं। नंबर 1,
प्रोविजन बनाया फॉर ग्रेचुटी पेबल ड्यूरिंग द ईयर, या नंबर 2 प्रोविजन बनाया फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू एन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। अब अपन आगे बढ़ते हैं और वो है सेक्शन 40A9। देखो बेसिकली सरकार कहती है कि भाई, सरकार एम्प्लॉयर कंपनी को कहती है कि देखो आप जो है हमें चूना नहीं लगा सकते, हम आपको चूना लगाने देंगे ही नहीं। तो मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, अच्छा मुझे बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था, तो मैंने एक दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं, एक प्रोविडेंट फंड बनाते हैं जिसमें मैं एम्प्लॉइज के लिए कंट्रीब्यूशन करूंगा। ठीक है, तो मैं कंपनी हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था, मैंने एक दिमाग लगाया कि चलो एक एम्प्लॉइज का ट्रस्ट बनाते हैं, मैं ये दिखाऊंगा कि मैं एम्प्लॉइज को क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ, एम्प्लॉइज के ट्रस्ट में पेमेंट कर रहा हूँ एम्प्लॉइज के ब्याह पे, और इसमें फायदा किसका होगा, एम्प्लॉय का होगा। सरकार ने कहा कि भाई देखो आप खुद से चला के ऐसा कोई ट्रस्ट बना नहीं सकते एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे तो हमें पता है आप हमें चूना लगाने के लिए ही कर रहे हो। तो no deduction will be allowed where the SSE pays in his capacity as an employer any sum towards setting up a formation of or as a contribution to any fund, trust, company, AOP, BOI, society or any other institution for the purpose। समझ में आई बात आपको? तो मतलब मैं एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट को सेटअप नहीं कर सकता या फिर किसी ट्रस्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता ये कहते हुए कि मैं एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार जानती है कि आप इतने शाणे नहीं हो कि आप एम्प्लॉइज के लिए इतना सब कुछ करो। सरकार को पता है कि आप सरकार को टोपी बनाने के लिए काम कर रहे हो, तो सरकार ने कहा कि अगर आप कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो हमें टोपी बनाने के लिए ही करोगे, मुझे पता है, इसलिए हम आपको खर्चा अलाउ नहीं करते। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ वो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड होता है, ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है ये सरकार के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। तो इंटेंशन समझ में आ गया आपको? कोई भी एम्प्लॉयर कोई ट्रस्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता या कोई ट्रस्ट सेटअप नहीं कर सकता एम्प्लॉय के नाम पे, क्योंकि सरकार को पता है कि अल्टीमेटली एम्प्लॉय क्या करेगा, उसमें पैसा डालेगा और जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे उनको कुछ नहीं देने वाला, वो सारा पैसा वापस ले लेगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी भाई, मार्क टू मार्केट लॉसेस जो अपन इंडिया से एस में बुक करते हैं, बहुत से प्रोविजंस बनाते हैं, ठीक है, जो अपन ओसीआई में बुक करते हैं, गेन फेयर वैल्यू गेन या लॉस, वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होते। इनकम टैक्स में वही मार्क टू मार्केट लॉसेस अलाउ होंगे जो इसने बता रखे हैं, आईसीडीएस ने परमिट कर रखे हैं, जो बेसिकली आईसीडीएस ने परमिट कर रखे हैं वही अपन अलाउ करेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। इधर तक कहानी समझ आ गई आपको? सो अपन ने बेसिकली बहुत सारे सेक्शंस देख लिए, अब अपन नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं, सेक्शन 41। ऑलराइट, आ जाओ भैया, अपन सेक्शन देखते हैं 41। हाँ, देखो 41 सेक्शन क्या कहता है समझना। 41 सेक्शन मुझे ये बताता है कि आपने करंट ईयर में कोई खर्चा क्लेम करा, एंटी के पास करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है, अपनी एंट्री पास करी 100 रुपए की, आपने 100 रुपए का खर्चा क्लेम करा, इसका मतलब ये है कि 100 रुपए आपका एक्सपेंस हुआ और आपने 100 रुपए कम टैक्स पे करा। ठीक है, अगले साल जाके क्या होता है, क्रेडिटर बोलता है कि भाई मुझे पेमेंट की जरूरत ही नहीं है यार, मुझे माफ करा। तो मुझे एक चीज बताओ, सरकार को अपने 100 रुपए का चूना लगाया ना, सरकार को अपने 100 रुपए का खर्चा बोला, जबकि एक्चुअल में तो हुआ नहीं, क्रेडिटर ने तो बोला कि भाई ठीक है माफ कर दिया। तो सरकार कहती है कि अगर आपकी कोई लाइबिलिटी क्या होती है, रेमिट हो जाती है, तो सरकार कहती है कि आप क्या करो, आप टैक्स पे करो। तो पहले मैंने 100 रुपए एक्सपेंस क्लेम कर लिया था ये कहते हुए कि मेरा खर्चा है, अगले साल क्रेडिटर मुझे बोलता है कि भाई तुझे 100 रुपए पे करने की जरूरत नहीं, जा तुझे माफ किया, आप अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास करोगे, आप अपनी बुक्स में एंट्री पास करोगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। सरकार कहती है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछले साल 100 रुपए पे एक्सपेंस क्लेम कर लिया था और टैक्स कम पे करा था। ठीक है, इसी तरह से अज्यूम करो आपने करंट में परचेज करे, आपने करंट में परचेज करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपए की, कैश में पेमेंट कर दिया, 100 रुपए का कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल जाके जिस बंदे से आपने परचेज करी थी उसने आपको क्या करा, रिफंड दे दिया, बोले यार ठीक है माफ कर ले, हमारे पास बहुत पैसा है, नहीं चाहिए तेरा 100 रुपए, रख ले तू यार, उसने मुझे पेमेंट कर दिया। सरकार कहती है आपको क्या करना पड़ेगा, आपने पहले परचेज एज एक्सपेंस क्लेम करा था, अब आपको क्या मिल गया, रिफंड मिल गया एक्सपेंस के अगेंस्ट में, तो अब जो रिफंड मिला ना उसको टैक्सेबल करो, मतलब इस पे आप 100 रुपए आपको वापस टैक्स देना पड़ेगा। तो सेक्शन 41 मुझे यही बताता है, रेमिशन या फिर सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, रेमिशन या फिर सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। बढ़ते हैं आगे, समझते चलना, आपने कोई एक्सपेंस का डिडक्शन ले लिया या फिर आपने कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी का डिडक्शन ले लिया, ठीक है, बाद में चल के क्या होता है, आपको जो है एक्सपेंस का रिफंड मिल जाता है जो मैंने आपको बताया, या फिर आपकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, रेमिट हो जाती है, क्रेडिटर बोलता है जा जी ले अपनी जिंदगी। तो सरकार ने कहा जो भी आपको रेमिशन मिला है, जो भी आपको रिफंड मिला है वो टैक्सेबल होगा अंडर पीजीबी और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कहानी समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल आपको सेल्स टैक्स रिफंड मिल गया, क्रेडिटर्स को आपने राइट ऑफ कर दिया, लेस पेमेंट टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को आपने कम पेमेंट करा,
अच्छा, आपने सरकार बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा था, सरकार बैंक से क्या ले रखा था, वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा था। बैंक ने बोला कि यार जा माफ करा, तेरा लोन हमने माफ करा, ठीक है। बैंक ने बोला जा तेरा लोन हमने माफ करा। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या अपन इसको इधर कवर करेंगे? तो अपन इधर बात करते हैं किसकी, एक्सपेंस की, जो आपका क्या है, खर्चा है, या आपकी ट्रेडिंग लाइबिलिटी की। ट्रेडिंग का मतलब है बिजनेस से रिलेटेड लाइबिलिटी की। तो मुझे एक चीज बताओ कि जो मेरा ये वर्किंग कैपिटल का लोन है, ये बिजनेस से रिलेटेड लाइबिलिटी है ना। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं अपने बिजनेस की इन्वेंटरी और ये सब चीजों को मैनेज करने के लिए क्या करता हूँ, वर्किंग कैपिटल लोन लेता हूँ। तो जो मेरा वर्किंग कैपिटल लोन है वो भी मेरा क्या है, ट्रेडिंग लाइबिलिटी में कवर होगा। वो भी मेरा क्या होगा, ट्रेडिंग लाइबिलिटी में कवर होगा। सरकार ने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी कवर करना पड़ेगा। तो सेक्शन 41(1) में, सेक्शन 41(1) में वर्किंग कैपिटल लोन भी कवर होता है। तो मैंने आपको बताया, आपने कोई खर्चे का डिडक्शन ले लिया, या फिर कोई आपकी ट्रेडिंग लाइबिलिटी, कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी का क्या हो गया, रेमिशन या सेसेशन हो गया, ठीक है। ट्रेडिंग लाइबिलिटी का क्या हो गया, रेमिशन या सेसेशन हो गया। तो जो भी आपको पैसा मिला है वो क्या होगा, आपकी वो क्या होगा, बेसिकली आपकी इनकम बन जाएगी। उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वापस दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने परचेज करी 200 रुपए की, आपने एंट्री पास करी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, आपने एंट्री पास करी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगले साल जाके आपने क्रेडिटर को राइट ऑफ कर दिया कि भाई ठीक है, क्रेडिटर तो मर चुका है, अब उसको कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने क्रेडिटर को राइट ऑफ कैसे करा, एंट्री कैसे पास करो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, ठीक है। तो क्या हुआ, 100 रुपए आपके पीएनएल में क्रेडिट हो गया। सरकार कहती है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो ट्रेडिंग लाइबिलिटी का मतलब समझता है ना। ट्रेडिंग लाइबिलिटी का मतलब ये कि जो आपके पीएनएल को इंपैक्ट करे, जो आपके क्या करे, पीएनएल को इंपैक्ट करे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपने बैंक से लोन लिया, एंट्री क्या पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। आपने पीएल में खर्चा क्लेम करा क्या, नहीं करा। बैंक आगे जाके बोलते कि भाई आपका बैंक लोन हमने माफ करा, एंट्री क्या बात करोगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल, ये तो करूंगा मैं अगले साल जाके। तो सरकार ये कहती है कि देखो, इनिशियली आपने खर्चा क्लेम नहीं करा था ना, कौन सा खर्चा, क्या बोलते हैं अपन उसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैंने क्या करा था, बैंक लोन करा था, यही करा था ना मैंने। मैंने खर्चा तो क्लेम नहीं करा था। अब जो मुझे पैसा मिला है वो 41(1) में कवर नहीं होगा। 41(1) में कवर तभी होता है जब आपकी क्या हो, ट्रेडिंग लाइबिलिटी हो। और ट्रेडिंग लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि वो आपके पीएनएल को हिट करे। इनिशियली आपके पीएनएल को हिट करी थी, अब बाद में जाके आपको उसका रिफंड मिल गया है। अब आपका सवाल आएगा कि भाई वर्किंग कैपिटल लोन कहाँ हिट करता है, वर्किंग कैपिटल लोन पीएनएल को कहाँ हिट करता है। तो मैं आपको एक चीज बताई ना, वर्किंग कैपिटल किससे रिलेटेड होता है, कि सेल और परचेज से ही रिलेटेड होता है। वर्किंग कैपिटल लोन और नॉर्मल लोन दो डिफरेंट चीज है। तो वर्किंग कैपिटल लोन ऑल्दो आपके पीएनएल को इंपैक्ट नहीं करता, लेकिन आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसको अपन ट्रेडिंग लायबिलिटी मानते हैं और उसको 41(1) में कवर करेंगे, ठीक है। इधर कहानी समझ आ गई आपको। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जो बैंक लोन मुझे क्या मिल गया, मुझे बेसिकली जो बैंक लोन सामने वाले ने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, या फिर उसने काम माफ कर दिया, तो क्या वो 41(1) में टैक्सेबल नहीं हो रहा, तो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगा क्या, सरकार कहती है बिल्कुल नहीं। टैक्सेबल तो करेंगे हम यार, 41(1) में कवर नहीं करेंगे, लेकिन इधर कवर करेंगे। देखो मैंने को पढ़ाया था ना, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सेक्शन 28, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीईपी सेक्शन 28। बिजनेस से रिलेटेड इनकम बताई थी आपको मैंने, 35 एडी वाला पॉइंट बताया था। एक और पॉइंट देखो ये रहा, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और प्रोड्यूसर। आपको किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट मिल गया फ्री में, तो हम टैक्सेबल कर देंगे पीजीबी में। तो आपको समझ में आ गई बात कि अगर आपका बैंकिंग लोन, बैंक लोन क्या हो जाता है, वेव ऑफ हो जाता है। आपका अगर बैंक लोन क्या हो जाता है, वेव ऑफ हो जाता है, तो 41(1) में तो कवर नहीं होगा। 41(1) में तो ऑल कवर नहीं होगा, लेकिन कहाँ कवर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और प्रोड्यूसर, और आपको उस पर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि भाई 41(1) में वही एक्सपेंस और वही लाइबिलिटी कवर हो रही है जो पीएनएल को हिट करे, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लाइबिलिटी पे आपने पीएनएल में हिट कर दी थी, पहले खर्चा क्लेम कर लिया था, बाद में जाके आपको रिफंड मिल गया, या फिर बाद में जाके आपको क्या मिल गया, आपकी लाइबिलिटी राइट ऑफ हो गई, तो क्या हो सकता है, आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका एक एक्सेप्शन क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल लोन। इसका एक एक्सेप्शन है वर्किंग कैपिटल लोन, जो ऑल्दो आपके पीएनएल को इंपैक्ट नहीं करेगा। तो वर्किंग कैपिटल लोन अगर आपने लिया होगा तो आपने एंट्री क्या पास करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू वर्किंग कैपिटल लोन, और वर्किंग कैपिटल लोन माफ हो गया तो एंट्री क्या पास करोगे, वर्किंग कैपिटल लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो सरकार कहती है कि ऑल्दो इनिशियली पीएनएल पे इंपैक्ट नहीं करा था, फिर भी हम इसको 41(1) में टैक्सेबल करेंगे। अच्छा, अगर 41(1) में टैक्सेबल नहीं होता, फिर भी कहाँ हो जाता, वो जो इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड सेक्शन 20 में टैक्सेबल हो ही जाता, ठीक है। अब जब हुआ ये कि भाई मैं बिजनेस कर रहा था, मैंने कोई खर्चा क्लेम कर लिया, मेरी लाइबिलिटी थी, मैंने अपना बिजनेस सक्सेस कर दिया, अपने बेटे को दे दिया कि भाई तू चला ले यार, मेरी बहुत उम्र हो चुकी है। अच्छा, अगर बेनिफिट किसको मिला है, अगर लाइबिलिटी लाइबिलिटी का सेसेशन या फिर रिफंड किसको मिला है, मेरे बेटे को मिला है, तो बेटा उस पर टैक्स पे करेगा, सिंपल। तो इन लोगों ने वही कहा कि भाई सक्सेशन के केस में कौन होगा, सक्सेशन के केस में सक्सेसर विल बी लाइबल टू बी टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग सच प्रीवियस ईयर। कहानी समझ आ गई, ठीक है। तो अगर मैंने बिजनेस को सक्सीड कर दिया तो सामने वाला बंदा पे करेगा। अच्छा, एक और चीज बताओ, मेरी बुक्स में कोई लाइबिलिटी आ रही है,
तो लाइबिलिटी की एंट्री क्या पास हुई होगी, वही होगी ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी तो हो रही होगी। मैंने चला के अपनी लाइबिलिटी क्या कर दी, राइट ऑफ कर दी, चला के अपनी लाइबिलिटी क्या कर दी, राइट ऑफ कर दी। इसका मतलब क्या है कि मैंने सामने वाले बंदे को अभी भी मुझसे पैसा लेना है, लेकिन मैं अपनी किताबों में दिखा रहा हूँ कि मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं अपनी बुक्स में क्रेडिटर को राइट ऑफ करूंगा, एंट्री क्या पास करूंगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। सरकार कहती है अच्छा आप ऐसा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, करो, इसमें तो हमको इनकम हो रही है, हमको इनकम हो रही है, हमको टैक्स आप ज्यादा दोगे, आप ऐसा कर सकते हो। तो सरकार ने कह दिया कि रेमिशन या सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी इंक्लूड्स यूनिलेटरल एक्ट ऑफ द एचएससी बाय वे ऑफ राइटिंग ऑफ सच लायबिलिटी इन इट्स अकाउंट्स। सरकार कहती है कि भाई देखो आप मूर्ख हो, आप खुद से अपनी लायबिलिटी को राइट ऑफ कर रहे हो, खुद से अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हो, खुद से ज्यादा टैक्स पे करना चाह रहे हो, वेलकम वेलकम, आप वेलकम हो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी समझ में आ गई आपको। सेक्शन 41, सेक्शन 41(1) में आपको बेसिकली ध्यान रखना है ट्रेडिंग लायबिलिटी का, ठीक है, मैंने आपको बताया। और ट्रेडिंग लायबिलिटी का मतलब क्या है, जो आपके पीएनएल को हिट करे, जो आपके पीएनएल को हिट नहीं करती वो तो कवर नहीं होगी। एक्सेप्शन इज वर्किंग कैपिटल का लोन। अच्छा, अब एक चीज, एक और पॉइंट देखते हैं अपन, सेक्शन 41(5) पढ़ते जाना, क्या दे रखा है। इन केस वेयर अ रिसीट इज डीम्ड टू बी द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस अंडर सेक्शन 41 or relating to a business that has ceased to exist and there is an unabsorbed loss not being a speculation loss which arose in that business during the previous year in which it had ceased to exist, it would be set off against the income that is chargeable in this section even after the expiry of 8 years। समझना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको जो बिजनेस लॉस होता है वो मैक्सिमम 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये 10 साल पहले मैंने कोई बिजनेस बंद कर दिया था, 10 साल पहले मैंने कोई बिजनेस बंद कर दिया था, और 10 साल पहले मेरी एक लाइबिलिटी थी। कौन सी लाइबिलिटी थी, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की लाइबिलिटी थी जो मैंने पे नहीं करी थी, ठीक है, 1 करोड़ की लाइबिलिटी थी वो मैंने पे नहीं करी थी। 10 साल बाद वो क्रेडिटर आके बोलता है यार जा तुझे माफ करा, मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे की जरूरत, माफ करा तुझे। 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद वो जो 1 करोड़ उसने मुझे वे ऑफ कर दिया, जो मेरी ट्रेडिंग लाइबिलिटी थी, अब सरकार टैक्सेबल करेगी, ठीक है। इधर तक कहानी समझ आ गई। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना ऊपर। हाँ, तो सेक्शन 41(1) कब लगता है, तब भी लगता है जब मेरा क्या है, बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। तो 10 साल पहले मेरी कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी थी, 10 साल बाद क्रेडिटर आके बोलता है कि भाई यार जा तुझे माफ करा, तुझे कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन 10 साल में हमने क्या करा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 1 करोड़ का मैंने डिडक्शन ले लिया होगा। 10 साल बाद जाके उसने मुझे क्या करा, बोला कि भाई माफ कर दिया, तो मेरे क्या हो गया, ये 41(1) में टैक्सेबल हो गया 1 करोड़। सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है। सरकार मुझे एक चीज बताती है कि भाई आप ये देखो जिस साल आपका बिजनेस बंद हुआ था उस पर्टिकुलर साल का कोई अनअब्जॉर्ब लॉस है क्या, अगर ऐसा है तो ये जो 1 करोड़ मिला है ना, इसमें से आप उस लॉस को सेट ऑफ करके जो बैलेंस अमाउंट बचता है उस पर टैक्स पे कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो अनअब्जॉर्ब लॉस होता है वो सिर्फ 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एक्सेप्शन देते हैं कि जिस साल आपने बिजनेस बंद करा था, जिस साल आपने बिजनेस बंद करा था, अगर उस साल का कोई लॉस पेंडिंग रह जाता है जो सेट ऑफ नहीं करा था, तो बाद में जाके 10-20 साल बाद अगर 41(1) में आपकी कोई इनकम टैक्सेबल होती है तो उस पर्टिकुलर ईयर के लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो और कम टैक्स पे कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आज जो आपको बताया वो इधर अंग्रेजी में छाप रखा है। तो बिजनेस लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन इधर एक्सेप्शन दे रहा है, एक्सेप्शन दे रखा है कि जिस साल आपका बिजनेस बंद हुआ था उसी पर्टिकुलर ईयर का लॉस, और वही स्पेकुलेशन लॉस नहीं, सट्टे वाला नहीं, सट्टा बाजार नहीं, एक्चुअल में लॉस, बिजनेस का लॉस, उसको आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो किससे, फ्रॉम द इनकम जो आपको 41(1) में हुई है, जो आपको 41(1) में हुई है बिजनेस बंद करने के बाद। कहानी समझ में आ गई, तो आपको 41(1) हो गया इधर। अब देखना एक और टॉपिक देख रहे हैं अपन, एसेट परचेज आउटसाइड इंडिया बाय टेकिंग फॉरेन करेंसी लोन। देखो सो अपन देख रहे थे एसेट परचेज आउटसाइड इंडिया बाय टेकिंग फॉरेन करेंसी लोन। देखो सीधी सी बात यह है कि मैंने क्या करा, इंडिया के बाहर से कोई एसेट परचेज करा। अच्छा, कैसे परचेज करा, या तो मैंने सामने वाले से उधार परचेज करा या फिर बाहर से मैंने कोई लोन लेके क्या करा, एसेट को परचेज करा। तो सरकार बेसिकली ये कहती है कि अगर आप क्या करते हो, एसेट को परचेज करते हो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया बाय टेकिंग फॉरेन करेंसी लोन, आपने जो है लोन लेके क्या करा, एसेट को परचेज करा, या फिर आपने जिस सप्लायर से खरीदा वो सप्लायर को अभी तक आपने पेमेंट नहीं करा है, मतलब वो अभी भी आपका क्रेडिटर है। तो सरकार ये कहती है कि जो भी आपकी लाइबिलिटी है, ये जो भी आपकी मॉनेटरी लाइबिलिटी है, इसका जब आप पेमेंट करते हो और एक्सचेंज रेट में कोई डिफरेंस आ जाता है तो कहां से एडजस्ट होगा, उसको पीएनएल मत लेके जाना, उसको डब्ल्यूडीवी से एडजस्ट करना। और ये कब करोगे एडजस्ट, जब आप एक्चुअली में पे करोगे, राइट। सो देखो क्या दे रखा है, asset acquired from outside India for business and provision and rate of exchange changes after the acquisition of asset such that there is an increase or reduction in liability at the time of making payment। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जब आप एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो, जब आप एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो उस साल की डब्ल्यूडीवी में से मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट में से। अगर साइंटिफिक रिसर्च एसेट है तो उसमें क्या करेंगे, आईडीएलएस कर देंगे। अच्छा, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर या फिर कॉस्ट ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आपको नुकसान होता है, अगर आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ा है तो डब्ल्यूडीवी में ऐड हो जाएगा, अगर आपको गेन होता है तो डब्ल्यूडीवी में से लेस हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। अच्छा, दो चीजों के लिए, या तो मैंने क्या करा है, बाहर से लोन उठा रखा है,
या फिर मैंने जिस सप्लायर से खरीदा है उस सप्लायर ने मुझे उधार पे मशीनरी दे दी। फिर आगे ये कह रहा है कि अगर आपकी जो लायबिलिटी किसी और ने मीट कर दी तो उसको अपन जो है कंसिडर नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, जो लायबिलिटी आपने पे नहीं करी, जो आपका खर्चा हुआ ही नहीं, उसको अपन डब्ल्यूडीबी में एडजस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज और देखना, अगर आपने क्या कर रखा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अगर आपने क्या कर रखा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इसका मतलब क्या है, आपने एएफएम में पढ़ रखा होगा, मैंने बाहर से जो है एक एसेट खरीदी है, मुझे पता है कि 3 महीने बाद मुझे उसका पेमेंट करने का है। अच्छा, मैंने क्योंकि डॉलर में एसेट खरीदी है तो मुझे पता है कि मुझे 3 महीने बाद डॉलर देने पड़ेंगे। तो आज की डेट पे मैं किसी एक डीलर के पास चला गया और मैंने उसको कहा कि भाई देख, 3 महीने बाद मुझे $1 लाख देने के, सामने वाले बंदे को अपन आज ही रेट फिक्स कर देते हैं कि तू मुझे 3 महीने बाद $1 फॉर एग्जाम्पल ₹80 में दे देना। तो आज ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या करूंगा, उसको उस डॉलर को ₹80 में खरीदूंगा। आज की डेट पे जब मैंने बुक्स में एंट्री पास करी होगी तो मैंने एंट्री क्या पास करी होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, एम आई राइट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन अपन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की डेट पे रिकॉर्ड करते हैं, और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की डेट पे डेट ऑफ एक्सचेंज क्या लेते हैं, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की एक्सचेंज रेट लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आज की डेट पे जब मैंने एसेट परचेज करी तो मैंने जो है एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करा, ₹70 पे रिकॉर्ड करा, $1 इक्वल टू 70 के बेसिस पे रिकॉर्ड करा। मुझे पता है 3 महीने बाद मुझे $1 को 80 में पेमेंट करना पड़ेगा, तो मुझे पता है $1 में मुझे ₹10 का नुकसान होगा। तो सरकार कहती है कि जब आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है तो आपको पता है कि भाई आपको नुकसान या फायदा कितना होने वाला है, तो आप कैसे निकालोगे नुकसान या फायदा, आज की रेट पे क्या रेट थी और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या रेट थी, उन दोनों का डिफरेंस आप क्या करोगे, डब्ल्यूडीबी में से एडजस्ट करोगे, इजी। अच्छा, एक और चीज समझना, अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा दिया तो बेसिकली सरकार ये कहती है कि जो आपका नुकसान या फायदा होता है, अपन फॉरेक्स वाला चैप्टर जो आप पढ़ते हो एएफए में, तो आपको पता है कि भाई जब आप क्या करते हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराते हो तो आपको जो है गेन या लॉस निकालना पड़ता है। तो जो गेन या लॉस है वो क्या होगा, डब्ल्यूडीबी में से एडजस्ट नहीं होगा, उसको आपको जो है पीएल में ही डालना पड़ेगा। अच्छा, बेसिकली देखना, अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा, रोल ओवर करा दिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा दिया, रोल ओवर करा दिया, तो रोल ओवर प्रीमियम के जो चार्जेस हैं उसको अपन डब्ल्यूडीबी में से एडजस्ट करेंगे। क्या मतलब है इसका? अच्छा, मैंने डीलर से बोला कि भाई 3 महीने बाद मुझे क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। मुझे पता चला कि सप्लायर ने बोला है कि भाई तू मुझे 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद पेमेंट करना। तो मैं डीलर के पास गया, मैंने उसको बोला देख, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का करा था ना, एक काम कर, तू 3 महीने का और कर दे, मतलब इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर कर दे। तो डीलर मान जाएगा, ऑफकोर्स उसको तो फायदा ही है, तो वो बोलेगा कि थोड़े से प्रीमियम चार्जेस लगेंगे, सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ये प्रीमियम लगेगा वो आप क्या कर सकते हो, डब्ल्यूडीबी में से एडजस्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपना सेक्शन था 43A, ठीक है, ये सेक्शन था क्या, 43A। अच्छा, एक और चीज समझना, अगर आपने एसेट परचेज कर ली इंडिया में से, अगर आपने क्या करा, एसेट इंडिया में परचेज कर ली बाय टेकिंग फॉरेन करेंसी लोन, तो 43A एप्लीकेबल नहीं है। 43A कब एप्लीकेबल है, जब आपने क्या करा है, एसेट को परचेज करा है बाहर बाहर से, और कैसे परचेज करा है, या तो फॉरेन सप्लायर से आपने खरीद लिया है, या फिर आपने क्या करा है, लोन उठाया है। और अपने को इंक्रीज और डिक्रीज कब एडजस्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज और डिक्रीज को डब्ल्यूडीबी में से एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। बुक्स में आप कुछ भी एंट्री पास करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो, जब आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा डब्ल्यूडीबी में से। अच्छा देखो, फिर अपन देखने जा रहे हैं टैक्सेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 43AA। अपन ने पढ़ रखा है, जैसे एफआर में होता है सब कुछ सेम ही है। जैसे देखो क्या दे रखा है, गेन या लॉसेस फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस में गेन या लॉस होता है तो कहाँ जाएगा, पीएन में जाएगा, और तो कोई जा ही नहीं सकता। अच्छा, एक चीज बताओ, आपने कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, आपने कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, तो प्रीमियम और डिस्काउंट को सरकार कहती है कि आप अमोर्टाइज कर दो ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई मुझे 3 महीने बाद किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना है, ये वो वाला क्रेडिटर नहीं है, 43A वाला क्रेडिटर नहीं है, कोई क्रेडिटर है जिसको मुझे पेमेंट करना है, मॉनेटरी लायबिलिटी एज पर इंडेक्स आपने पढ़ रखा होगा, एंड इंडेक्स 21, एज पर इंडेक्स 21। तो सरकार कहती है कि जो भी प्रीमियम डिस्काउंट है, जो भी आपका गेन या लॉस है, उसको क्या करोगे, अमोर्टाइज कर दोगे ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर आप आगे देखना, अगर आपने कोई हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, स्पेकुलेशन ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो उसका जो प्रीमियम डिस्काउंट है, इसका जो प्रीमियम डिस्काउंट है कहाँ जाएगा, पीएन में जाएगा एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो हेजिंग के लिए, अगर आपने क्या करा है, हेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट करा है, या फिर आपने स्पेकुलेशन सट्टा 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 मारा है, या फिर आपने ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो उसका जो प्रीमियम डिस्काउंट है, मतलब गेन या लॉस है, उसको अपन पीएन में कब लेके जाएंगे, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट। क्या मतलब है इसका, देखो मैं आपको मतलब भी समझा देता हूँ। आज की डेट क्या है, अगर मैं आज की डेट देखूं तो आज है 30/7, ठीक है। तो आज की मेरी डेट है 30/7। मैंने कांटेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल 1/1/2025 का, 1/1/2025 का। अब मैंने क्या कांटेक्ट करा कि भाई देख, मैंने एक डीलर से कांटेक्ट करा कि मैं तुझसे $1 खरीदूंगा, कितने पे खरीदूंगा, 70 पे खरीदूंगा, ठीक है। और कौन सी डेट को खरीदूंगा, इस डेट पे खरीदूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी ये डेट आ गई, मैंने डीलर को बोला ला भी अपन ने कांटेक्ट करा था, तू मुझे $1 दे दे और मुझसे ₹70 ले ले। और मैंने आज की डेट पे क्या करा, आज की डेट पे इस डॉलर को क्या कर दिया, 80 पे बेच दिया, तो मुझे फायदा कितना हुआ, 10 का फायदा हुआ। तो सरकार कहती है कि जो ₹10 का फायदा हुआ कौन से ईयर में रिकग्नाइज होगा, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट वाले ईयर में। तो ये ईयर कौन सा है अपना, अगर आप ये देखोगे तो ये ईयर चल रहा है 24-25, 2024-25। तो 2024-25 में क्या हो जाएगा, ये रिकग्नाइज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कहानी। कहानी इतनी सी है कि भाई अगर आपका कोई हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर अगर मैं कहूँ, हाँ ठीक है, तीन ही है ना, हेजिंग, स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका जो प्रीमियम डिस्काउंट है, उसका जो प्रीमियम डिस्काउंट है वो कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। और कब जाएगा, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, जब एक्चुअल में सेटलमेंट हो रहा है इसका, उसी समय अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको मैंने 43A और 43AA समझा दिया होगा। अब अपन बढ़ते हैं 43B पे। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखो अभी तक अपने पढ़ा कौन से खर्चे अलाउड है, कौन से खर्चे अपने को अलाउड नहीं है।
43 भी कहता है कि खर्चे अलाउड तभी होंगे, कुछ ऐसे खर्चे दे रखे हैं, ये खर्चे अलाउड तभी होंगे जब आप क्या करोगे, एक्चुअल में पेमेंट करोगे। एक्चुअल में पेमेंट का मतलब है कि आपने अपनी जेब से एक्चुअल में पैसा दिया है, जब ये खर्चे अलाउ होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखना, सरकार का टैक्स है, सरकार कहती है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी का टैक्स हो गया, तो सरकार कहती है जीएसटी का टैक्स, हमने देख उधर पढ़ा था ना कि जीएसटी का टैक्स अलाउड होता है, लेकिन सरकार ने एक और कंडीशन क्या डाल दी 43 में कि जीएसटी का टैक्स कब अलाउड होगा, जब आप उसको एक्चुअल में सरकार को पेमेंट करोगे। आप अगर आपने पेमेंट नहीं करा आरओआई की ड्यू डेट तक, कब तक आपको पेमेंट करना है, आरओआई की ड्यू डेट तक पेमेंट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई अपना ईयर क्या चल रहा है, अगर मैं अज्यूम करूँ कि अपना ईयर चल रहा है 2024-25, ठीक है, 2024-25, तो अपनी आरओआई की डेट क्या रहेगी बेसिकली, सेकंड, तो अपनी बेसिकली अगर आरओआई की डेट देखो तो होती है ये 31 अक्टूबर, ठीक है। तो सरकार कहती है कि भाई 2024-25 का जो खर्चा है, 2024-25 का जो खर्चा है उसको क्या करना पड़ेगा आपको, उसको जो है बेसिकली आपको 31 अक्टूबर तक पे करना पड़ेगा। अगर आपने 31 अक्टूबर तक पे नहीं करा तो हम क्या करेंगे, खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। और ये 31 आरओआई की ड्यू डेट तक का मतलब क्या है, बेसिकली जब आरओआई भरोगे जब तो ये खर्चे आपको क्या करना पड़ेंगे, आइडियालाइज करने पड़ेंगे ना। तो जब अपन आरओआई भरते हैं, आरओआई की ड्यू डेट पे अपन क्या भरेंगे, रिटर्न भरेंगे, तो उसी समय तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट निकालूंगा। तो सरकार कहती है कि अगर आपने कुछ ये खर्चे दे रखे हैं, अगर इनको आरओआई की डेट तक पेमेंट नहीं करा तो ये खर्चे डिसअलाउड हो जाएंगे। इसका मतलब है ये अलाउ नहीं होंगे, जब आप पेमेंट कर दोगे जब अलाउ कर दिए जाएंगे, राइट। हाँ, तो कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं, देखो सबसे पहला इन लोगों ने खर्चा बता रखा है टैक्स, सरकार का टैक्स हो गया, सरकार की ड्यूटी सेस फी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन टैक्स, ये कब अलाउ होंगे, जब आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे। और कब तक पेमेंट करना है आपको, जो आपका प्रीवियस चल रहा है उसकी आरओआई की ड्यू डेट तक। नंबर 2 पॉइंट देखना, नंबर 2 पॉइंट क्या रखा है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड और ग्रेचुइटी फंड या एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अपन ने पहले पढ़ा था एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, उसके लिए क्या करता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय की सैलरी में से उतना पैसा काट देता है। उसको अपन ने ये देखा था कि भाई जब उसने काट लिया उसकी इनकम मान ली जाती है, और उसने अगर 15 दिन के अंदर विद इन मंथ खत्म हुआ और विद इन 15 डे जमा कर दिया तो ही उसको डिडक्शन मिलता है। तो अपन ये एम्प्लॉय में पढ़ा था। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात अलग है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए सरकार ने क्या कहा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए बेसिकली सरकार ये कहती है कि आपको जो है अपनी आरओआई की ड्यू डेट तक जमा कराना है। तो दोनों में डिफरेंस है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में, एम्प्लॉयर के किसकी बात कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं तो उसमें लगेगा सेक्शन 43 बी, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसको तो आपको विद इन 15 डेज जमा कराना ही पड़ेगा, उसकी उसमें आरओआई की ड्यू डेट नहीं लगेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड या एनी अदर फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, सरकार ने क्या कहा, आरओआई की ड्यू डेट तक जमा कराओगे तो ही हम आपको क्या करेंगे, डिडक्शन देंगे। इसी तरह से बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज, सरकार ने कहा कि भाई अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखो, बोनस एंड कमीशन एक्चुअल में पे करो। ऐसा नहीं कि भाई आपने बोनस एंड कमीशन का खर्चा बुक कर लिया और पे ही नहीं करा। सरकार कहती है बोनस एंड कमीशन आप एम्प्लॉइज को पे करो, तभी हम आपको क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। फिर देखना लीव इनकैशमेंट की बात करी सरकार ने, अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखो। फिर सरकार ने कहा इंडियन रेलवेज का पैसा आप रोक नहीं सकते, इंडियन रेलवेज का अगर आपने पैसा आपने सर्विसेज यूज करी है तो उसका जो है आपको पेमेंट करना पड़ेगा आरओआई की ड्यू डेट तक। फिर देखना कोई भी इंटरेस्ट जो आपने बैंक से ले रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रखा है, तो सरकार कहती है कि कोई भी इंटरेस्ट अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, मतलब आपने कोई लोन ले रखी है, बोरिंग ले रखी है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरओआई की ड्यू तक पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, अगर आपने पेमेंट नहीं करा तो क्या हो जाएगा, खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा, ठीक है। इधर तक कहानी समझ में आ गई कि भाई 43 में कौन कौन से खर्चे स्पेसिफाइड है। अच्छा देखो, मैंने आपको एक चीज बताई ना, ये अपना इंटरेस्ट वाला पॉइंट तो हो गया, राइट, ये पढ़ लेना, इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरिंग फ्रॉम एनी पीएफआई, ठीक है, एसएफसी, एसआईआईसी, ये सब अलग अलग तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई ए और एफ के लिए आपको जो है ऑन और बिफोर द आरओआई की ड्यू डेट तक क्या करना पड़ेगा, पैसा जमा कराना पड़ेगा। अगर आपने आरओआई की ड्यू डेट तक पैसा पेमेंट नहीं करा तो आप खर्चा आपको जो है अलाउ नहीं करा जाएगा। अच्छा एक और चीज समझना आपको जो है बैंक को इंटरेस्ट पे करना था, आपने बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं करा, ठीक है, बैंक क्या बोलती है कि चलो यार तुम गरीब इंसान हो, तुम्हारा हम इंटरेस्ट क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं लोन में, ठीक है, समझ पा रहे हो आप। तो मुझे बैंक को करंट टाइम में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना था, सरकार बैंक मुझे कहती है कि भाई तू इंटरेस्ट दे नहीं पाएगा, एक काम कर, हम इसको लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, इस 1 लाख के इंटरेस्ट को तू अगले 5 साल में आधा आधा करके दे देना, ठीक है। तो सरकार कहती है कि जब आपका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसी लोन में, तो उसको पेमेंट नहीं माना जाएगा, उसको पेमेंट नहीं माना जाएगा, तो करंट में तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड ही माना जाएगा। लेकिन जब आप क्या करते हो, कन्वर्टेड इंटरेस्ट, मतलब जब आप नेक्स्ट लोन की इंस्टॉलमेंट पे करोगे, तो जो कन्वर्ट हो गया मेरा लोन, 1 लाख का लोन था, 5 साल में कन्वर्ट हो गया, तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी, 20-20 हजार आएगी अगले 5 साल में। तो सरकार कहती है अगले 5 साल में जब आप क्या करोगे तो सरकार कहती है अगले 5 साल में जब आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे, अगले 5 साल में जब 20-20 हजार का पेमेंट करोगे तो आप डिडक्शन ले लोगे। ओके, मेरी स्क्रीन आई थिंक बताता हूँ। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि इंटरेस्ट पेबल ऑन एनी लोन या बोरिंग अगर कन्वर्ट हो जाती है तो सरकार कहती है कि जब आप इसको कन्वर्ट करते हो तो उसको हम पेमेंट नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको आपको करंट ईयर में तो डिसअलाउ करा ही जाएगा, लेकिन जब इस कन्वर्टेड इंटरेस्ट को आप पे करोगे एक्चुअल में बैंक को, तो हम क्या करेंगे, आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे। ऑल राइट, तो अपन ने इंटरेस्ट वाला टॉपिक देख लिया था, राइट। अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बता ही दिया कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपको आरओआई की ड्यू डेट तक पे करना है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कब पे करना है, मंथ एंड के विद इन 15 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने एक भी दिन डिले कर दिया तो डिसअलाउंस हो जाएगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, राइट। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आप कब तक पे कर सकते हो, आरओआई की ड्यू डेट तक, इजी है।
अच्छा, एक और पॉइंट देखना, अपन एक चीज पढ़ी थी कि भाई कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो आपको एक्चुअल पेमेंट में अलाउड होते हैं। उसमें एक पॉइंट रह गया था और वो ये है कि आपको जो है क्या करना पड़ेगा, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट करना पड़ेगा। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब है छोटी छोटी एंटरप्राइजेस। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप एक छोटी एंटरप्राइज से माल परचेज करके लेके आ गए, आप उसको पेमेंट कर ही नहीं रहे हो। अच्छा, बेचारे को आप पेमेंट नहीं कर रहे तो उसका वर्किंग कैपिटल तो ब्लॉक हो गया ना। तो सरकार ने एक चीज बोली कि भाई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज छोटी छोटी एंटरप्राइज होती है, अगर आप इनसे परचेज करके लेके आते हो तो आपको इनको जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम खर्चा क्या करेंगे, डिसअलाउ कर देंगे। अब सवाल आता है कितने टाइम में पेमेंट करा जाए। तो सरकार ने बताया देखो कि अगर आपने कोई रिटर्न अग्रीमेंट कर रखा है, सामने वाले से क्या कर रखा है, रिटर्न अग्रीमेंट कर रखा है, तो सरकार कहती है कि भाई आप पेमेंट कर दो बाय दैट अग्रीड डेट। तो जो भी आपका अग्रीड डेट था उसके अंदर पेमेंट कर दो, लेकिन मैक्सिमम दिन कितना हो सकता है, 45 डेज। तो रिटर्न अग्रीमेंट में मैक्सिमम डेज कितने हो सकते हैं, 45 डेज हो सकते हैं। और अगर आपने कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं कर रखा तो आपको विद इन 15 डेज के अंदर पेमेंट करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई, आपको विद इन 45 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने क्या कर रखा है, रिटर्न अग्रीमेंट कर रखा है तो आप अग्रीड डेट पे पे कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम 45 डेज रहेंगे। अगर आपने कोई अग्रीमेंट नहीं कर रखा तो आपको 15 डेज के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आपने ऐसा नहीं करा तो क्या हो जाएगा, आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, आपको खर्चा अलाउ नहीं मिलेगा। अगले साल जब आप पेमेंट करोगे उस समय खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। इधर तक कहानी आपको समझ में आ गई। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब क्या है, देखो माइक्रो का मतलब क्या है, इन लोगों ने कहा कि जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। अच्छा, स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब है जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 10 करोड़ है और टर्नओवर कितना है, 50 करोड़ है। तो बस आपको कितना ध्यान रखना है, 15 ध्यान रखना है और 1050 तो ऑटोमेटिक ध्यान हो जाएगा। तो 1 और 5 ध्यान रखो, 1 में 0 ऐड कर देना, 5 में 0 ऐड कर देना। सो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 5 इसमें 0 ऐड कर दिया मैंने और इसमें 0 ऐड कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस पे May 24 में एमसीक्यू भी आया था, May 24 में इसमें एमसीक्यू आया था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको कहानी समझ में आ गई कि भाई आपको करना क्या है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो है, बेसिकली आपको उनको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा जल्द से जल्द। अगर कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं तो विद इन 15 डेज, रिटर्न अग्रीमेंट है तो अगली डेट पे कर देना, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 45 डेज हो सकता है। ठीक है, तो रिटर्न अग्रीमेंट में आप ये नहीं कह सकते कि मैं 60 दिन बाद पेमेंट करूंगा, रिटर्न अग्रीमेंट में भी मैक्सिमम डेज क्या होगा, 45 डेज होगा। ये एग्जांपल देख लेना, इजी एग्जांपल्स है जो मैंने आपको समझाया उसी के बेस पे है। तो अपना सेक्शन 43 भी आई थिंक हो गया, राइट। तो सेक्शन 43 भी आपने को बस इतना सा बताता है कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको अलाउ होंगे कब, आप जब एक्चुअल में पे करोगे। तो करंट में आपने पे नहीं करा तो खर्चा अलाउ नहीं होगा, जब एक्चुअल में अगले साल पे करोगे तो अगले साल खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। चलो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना, आप क्या कर रहे हो, आप लैंड बिल्डिंग का बिजनेस करो, लैंड बिल्डिंग को बेचने का बिजनेस कर रहे हो। मतलब आपने जो लैंड बिल्डिंग है वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करके रखी है। ठीक है, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अगर आपने रियल एस्टेट में डीलिंग करी होगी तो आपको एक बात समझ में आती होगी कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं जयपुर में रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं जयपुर की कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगा ना, मैं जयपुर की जो प्रॉपर्टी खरीदने जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल किसी डीलर के पास गया तो बोलेगा कि भाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये क्या बोलेगा, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी एसडीबी कितनी होगी, सरकार कहती है कि उसकी एसडीबी, सरकार की बुक्स में अगर आप एसडीबी देखोगे तो वो 1 करोड़ से बहुत कम होगी। तो फॉर एग्जाम्पल एसडीबी मान लो 10-12 हजार या फिर 1 लाख के एसडीबी अपन अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो सरकार के बुक्स में जो स्टैंडर्ड ड्यूटी वैल्यू है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। तो सरकार देखो बेसिकली कहना ये चाहती है कि भाई देखो आप क्या करो, जब आप लैंड एंड बिल्डिंग को बेच रहे हो, जब आप लैंड एंड बिल्डिंग को बेच रहे हो तो हम आपको बिल्कुल अलाउ करते हैं लैंड बिल्डिंग को बेचने में, लेकिन कम से कम आपको सेल वैल्यू क्या दिखानी पड़ेगी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दिखानी पड़ेगी। तो सरकार की बुक्स में एसडीबी जो है, सरकार की जो बुक्स में एसडीबी है, कम से कम आपको सेल अमाउंट उतना दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। मैंने अग्रीमेंट करा बेचने का, मैंने सेल का अग्रीमेंट करा, मैंने क्या करा, सेल का अग्रीमेंट करा बेचने का, जिसमें मेरी सेल वैल्यू मैंने डिसाइड करी कितनी है, सेल वैल्यू हमने डिसाइड करी कि भाई हमारी सेल वैल्यू रहेगी फॉर एग्जांपल 10 लाख की। ठीक है, अच्छा एसडीबी देखना, एसडीबी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फॉर एग्जांपल है कितने की, 20 लाख की। ठीक है, तो होता ये है, आपने क्या करा, मेरी एक बिल्डिंग है, ठीक है, अपन बिल्डिंग बनाते हैं, ये मेरी हो गई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गई। मैंने अग्रीमेंट करा कितने पे बेचने का, 10 लाख पे। बुक्स में सरकार की एसडीबी कितनी है, 20 लाख। तो सरकार कहती है कि भाई देखो, जब आप अपनी सेल दिखा रहे हो, जब आप अपनी सेल दिखा रहे हो तो सेल 20 लाख नहीं दिखा सकते, सेल आप 10 लाख नहीं दिखा सकते, आपको सेल कितनी दिखानी पड़ेगी, मिनिमम एसडीबी दिखानी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी सेल वैल्यू क्या होगी, आपकी सेल वैल्यू होगी 20 लाख और आपको जो है 20 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा कि भाई देखो, आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को कितने पे भी बेचो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसडीबी से तो कम पे बेच नहीं सकते आप। क्या हुआ, सरकार ने क्या बोला, एसडीबी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे तो आप कम, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से तो कम पे आप बेच नहीं सकते, इसमें हमारा नुकसान है, सरकार का नुकसान है। तो सरकार ने कहा कि जो भी आप लैंड बिल्डिंग बेचोगे उसको कम से कम आपको किस पे बेचना पड़ेगा, एसडीबी पे बेचना पड़ेगा। अच्छा, सवाल आता है कि भाई मेरी अगर एसडीबी कितनी है, 20 लाख है और मेरी सेल वैल्यू कितनी है, सेल वैल्यू 10 लाख, तो ये वाला तो इधर हो ही गया ना। अच्छा, सेल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मेरी 30 लाख है और एसडीबी कितनी है मेरी, एसडीबी मेरी है 10 लाख। तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप जो है सेल वैल्यू क्या दिखा सकते हो, 30 लाख दिखा सकते हो या फिर 10 लाख दिखा सकते हो। सरकार को जो है क्या चाहिए कि भाई आप क्या करो, मिनिमम एसडीबी तो कोट करो ही फॉर अपनी सेल्स में। तो बेसिकली सरकार ने कहा
कि भाई आपकी जो है एसडीवी क्या होगी, आपकी जो है एसडीवी को हम सेल वैल्यू मानेंगे, क्या मानेंगे, एसडीवी को ही सेल वैल्यू मानेंगे। आप हमें चूना नहीं लगा सकते सेल वैल्यू कम करके, आपको मिनिमम एसडीवी तो बुक करनी ही पड़ेगी। लेकिन सरकार ने एक और चीज कह दी कि भाई देखो, अगर अगर तो डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड एसडीवी अप टू 110% तक है। इसका मतलब क्या है वो भी समझते हैं अपन। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी सेल प्राइस है कितनी, 10 रुपए, ठीक है, और मेरी एसडीवी कितनी है, 11 रुपए। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर एसडीवी सेल वैल्यू से ज्यादा है और अप टू 110% तक है, मतलब 10 का अगर मैं 10% करता हूं तो कितना होता है, 1। तो अगर एसडीवी एसडीवी क्या है, अप टू 110% ऑफ सेल वैल्यू है, तो एसडीवी मेरी कितनी है, 11 है। अच्छा, 10 का 110% करो, कितना आ रहा है, 11 आएगा। तो अगर मेरी सेल प्राइस एसडीवी के 110, एसडीवी मेरी 110% है, अप टू 110% ऑफ सेल प्राइस, तो आप क्या कर सकते हो, सेल प्राइस को ही जो है क्या मान सकते हो, अपनी सेल वैल्यू मान सकते हो। कहानी समझ में आई। तो सरकार कहती है कि भाई देखो, हम चाहते हैं कि आप क्या करो, एसडीवी को सेल वैल्यू दिखाओ, लेकिन हम इतना भी समझते हैं कि भाई देखो, मार्केट में थोड़ी बहुत रेट ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर आपकी एसडीवी सेल प्राइस के अप टू 110% तक है, मतलब 10% तक का डिफरेंस हम टॉलरेट करते हैं, अगर आपकी एसडीवी सेल प्राइस के 110% तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल प्राइस को, एक्चुअल सेल प्राइस को सेल प्राइस मान के क्या कर दो, टैक्स पे कर दो। तो कहां गए अपन, अपन इधर थे। तो सरकार ने कहा कि अगर आपकी एसडीवी क्या है, अगर आपकी एसडीवी अप टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, सेल वैल्यू को ही क्या कर सकते हो, ले सकते हो, एक्चुअल कंसिडरेशन ले सकते हो। तो अभी तक अपन ये समझा कि जब आप क्या करो, लैंड बिल्डिंग को बेचते हो, तो सरकार कहती है कि भाई आपको कम से कम अपनी सेल वैल्यू एसडीवी दिखानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एसडीवी बुक्स में जो भी है आपको उतनी तो दिखानी पड़ेगी, और किसकी बुक्स में, सरकार की बुक्स में। सरकार ये कहती है कि भाई आप अपनी सेल कंसिडरेशन को एसडीवी नहीं मान सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, एसडीवी को ही सेल कंसिडरेशन मानना पड़ेगा, अगर एसडीवी सेल कंसिडरेशन से ज्यादा है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दे दिया सरकार ने, और सरकार ने क्या कहा कि भाई अगर आपकी एसडीवी अप टू 110% ऑफ सेल वैल्यू है, तो आप क्या कर सकते हो, सेल वैल्यू को ही एक्चुअल कंसिडरेशन मान के उस पर टैक्स पे कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज समझना, एक होता है डेट ऑफ अग्रीमेंट और एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एक तो होता है डेट ऑफ अग्रीमेंट और एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो समझते हैं अपन इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको बताया, एक होता है डेट ऑफ अग्रीमेंट, एक क्या होता है, डेट ऑफ अग्रीमेंट, और एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने गया, तो मैंने डीलर से प्रॉपर्टी खरीदने का अग्रीमेंट कब कर लिया, आज की डेट पे, आज की डेट क्या है, 30/7/2024, ठीक है। 2-3 महीने लग गए मुझे इसको पेमेंट करने में, फॉर्मेलिटीज पूरी करने में, और अग्रीमेंट, सॉरी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब मेरे नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर का वही अपन अज्यूम करते हैं 31/12/2024 को, ठीक है। तो एक तो है डेट ऑफ क्या, रजिस्ट्रेशन, और एक है डेट ऑफ अग्रीमेंट, ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये है डेट ऑफ अग्रीमेंट। अच्छा, जनरली होता ये है कि भाई सरकार की बुक्स में एसडीवी फ्लक्चुएट करती रहती है, इस दिन एसडीवी कुछ हो सकती है अलग, इस दिन एसडीवी कुछ अलग होगी। अब सवाल आता है कि भाई एसडीवी कौन सी ले, ये वाली एसडीवी ले या ये वाली एसडीवी ले। और अगर आप नॉर्मली देखोगे तो लैंड बिल्डिंग की एसडीवी हमेशा बढ़ती है, तो सरकार, हो सकता है कि भाई आपकी एसडीवी इधर 10 लाख है, इधर आपकी 20 लाख हो जाए, तो अपन को ये पता है कि भाई अपनी जो सेल वैल्यू है वो क्या हो जाती है, एसडीवी हो जाती है। तो अगर मैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की एसडीवी लूंगा तो 20 लाख हो जाएगी, मुझे ज्यादा भी टैक्स देना पड़ जाएगा, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लेता हूं तो क्या हो जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। तो सरकार ने बस इतनी सी बात कह दी कि भाई देखो, हम आपको ज्यादा लूटेंगे नहीं। आपने जिस दिन अग्रीमेंट करा, जिस दिन आप अग्रीमेंट करते हो, उस दिन अगर आपने थोड़ा सा भी पैसा, 1 रुपया भी क्या कर दिया आपने, एडवांस में जमा करा दिया इलेक्ट्रॉनिक मोड से, ठीक है, अगर 1 रुपया भी आपने क्या कर दिया, जमा करा दिया इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो हम क्या करेंगे, एसडीवी किसकी कंसिडर करेंगे, एसडीवी आपकी कंसिडर करेंगे डेट ऑफ अग्रीमेंट की, ठीक है। तो सरकार बेसिकली क्या कहती है, देखो, अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है, क्या है, दोनों अलग अलग है, तो एसडीवी ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट आप ले सकते हो, एसडीवी ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट ले सकते हो। कंडीशन क्या है, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मींस। मतलब इसने क्या बोला कि भाई आप जो डेट ऑफ अग्रीमेंट की एसडीवी ले सकते हो, बट कंडीशन ये है कि भाई आपको थोड़ा सा पैसा आज की डेट पे इलेक्ट्रॉनिक मीन से लेना पड़ेगा, कैश में नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा पैसा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीन से ले लिया, तो आज की डेट की हम क्या लेंगे, आज की ही डेट की एसडीवी मानेंगे हम। तो आप क्या कर सकते हो, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की क्या ले सकते हो, एसडीवी लेके उस पर टैक्स पे कर सकते हो। इधर तक कहानी समझ आ गई आपको। अच्छा, हो सकता है देखो, एक प्रॉपर्टी है, हो सकता है कि भाई एक मेरी प्रॉपर्टी है जिसकी सेल प्राइस फॉर एग्जाम्पल कितनी है, 10 लाख है, एसडीवी सरकार बोलती है 20 लाख, लेकिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू मान 15 लाख है। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, सेल प्राइस तो है कितनी, सेल प्राइस आपकी 10 लाख, सरकार के बुक्स में एसडीवी 20 लाख, लेकिन आज मैं इस प्रॉपर्टी को बेचने जाऊंगा तो इसका 15 लाख ही मिलेगा मुझे, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 15 लाख है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचते हो तो आपको मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 15 लाख मिल रहा है, जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, ठीक है। और सरकार तो क्या बोलती है, सरकार बोलेगी भाई हम तो आपकी क्या मानेंगे, एसडीवी को ही सेल कंसिडरेशन मानते हुए 20 लाख पे टैक्स लेंगे।
तो आप सरकार को कह सकते हो कि भाई देखो यार, क्यों इतना जुर्म कर रहे हो, आज मैं इस प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ तो मैक्सिमम मुझे 15 लाख मिल रहा है, तो 15 लाख लेने दो ना मुझे। तो सरकार ने एक चीज कह दी क्या, कि भाई अगर अगर तो क्या है, आपकी एसडीबी किससे ज्यादा है, फ्री मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। अगर आपकी एसडीबी जो है किससे ज्यादा है, अगर आपकी एसडीबी बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हो, ठीक है। और वैल्यूएशन ऑफिसर के हाथ जोड़ो, वैल्यूएशन ऑफिसर के हाथ जोड़ो कि हे प्रभु, हमारी जो एसडीबी है वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है, तो कृपया करके एसडीबी पे हमें टैक्स, एसडीबी हमारी सेल कंसिडरेशन ना माने, फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मान ले, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हो अगर आपकी एसडीबी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यूएशन ऑफिसर को अगर सब कुछ सही लगा तो वो क्या करेगा, आपकी फेयर मार्केट वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन मान के उस पर टैक्स दिलवा देगा। लेकिन आपकी तो किस्मत ही खराब थी, आपकी तो किस्मत ही खराब थी, और क्या हुआ बेसिकली, आप किसके पास गए, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गए, ये मेरा वैल्यूएशन ऑफिसर है, डिंग 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 डिंग। आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गए और वैल्यूएशन ऑफिसर को बोला कि हे प्रभु, मेरी जो एसडीवी है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, आप ही एक क्या निकालो, वैल्यू निकालो जिसमें मुझे टैक्स पे करना है। वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है इसकी प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू है 50 लाख, तो आपको तो नुकसान हो गया। आप पहले कितने टैक्स पे करने वाले थे, 20 लाख पे, वैल्यूएशन ऑफिसर तो बोले कि भाई अब तो मुझे 50 लाख, आपको 50 लाख पे टैक्स पे करना है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन होती है तो सरकार ने बोल दिया आपको नुकसान नहीं होगा। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू डिटरमिन करता है मोर देन एसडीवी, वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करता है, मोर देन एसडीवी डिटरमिन करता है, मतलब 50 लाख इज ग्रेटर देन कितना, 20 लाख, तो आपको क्या करना है, एसडीवी को ही फेयर वैल्यू मानते हुए, एसडीवी को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते हुए टैक्स पे करना है। तो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है क्या भाई, वैल्यू की प्रॉपर्टी है 50 लाख, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख, तो आपको 50 लाख कंसिडर नहीं करना, आप फिर एसडीवी पे ही दोगे। तो मैंने आपको एक चीज समझाई, अपन इधर फटाफट समराइज कर लेते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो तो कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, एसडीवी पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर एसडीवी सेल कंसिडरेशन से ज्यादा है तो, ठीक है। लेकिन सरकार ने एक चीज कह दी कि भाई अगर एसडीवी अप टू 110% ऑफ सेल कंसिडरेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल वैल्यू को ही एक्चुअल कंसिडरेशन मानते हो, इस पर टैक्स पे करो। फिर हमने देखा कि भाई अगर डेट ऑफ अग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, डेट ऑफ अग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो डेट ऑफ अग्रीमेंट की एसडीवी ले सकते हो आप, बट कंडीशन क्या है कि भाई थोड़ा सा कंसिडरेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन से मिल चुका है। फिर हमने देखा कि भाई अगर आपकी एसडीवी फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है तो आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हो, ये कहते हुए कि भाई हमारी एसडीवी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, आप कुछ करो। वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, एक वैल्यू निकाल के देगा कि भाई आप इस पे टैक्स पे कर दो। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफिसर अगर क्या करता है, एसडीवी से ज्यादा, वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करता है, अगर एसडीवी से ज्यादा वैल्यू निकाल के दे देता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको सिर्फ एसडीवी पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाने पे आपको नुकसान नहीं हो सकता, आपको फायदा ही होगा। अगर नुकसान हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसडीवी पे ही पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, ये डेफिनेशन काम की नहीं है एसेसेबल। एसेसेबल का मतलब क्या है, प्राइस विच द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी वुड हैव अडॉप्टेड और असेस्ड इफ इट वर रेफर टू सच अथॉरिटी फॉर स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट, छोड़ सकते हो आप इसको। तो 43C आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं अपन, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था AS7 होता है, एएस में क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, अकाउंटिंग में AS7 होता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। तो मुझे क्या बताता है, आपको गेन या लॉस रिकॉग्नाइज करने, सॉरी आपको इनकम रिकॉग्नाइज करनी है किस पे, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे, राइट। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड पे रिकॉग्नाइज करनी है। इंड आईसीडीएस भी ये कहता है। तो इनकम टैक्स भी आपको ये कहता है कि अगर आप एक बिल्डर हो, आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, तो आपको जो है इनकम रिकॉग्नाइज करनी है ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। अच्छा, पीओसीएम क्या होता है आपको समझता होगा, ठीक है। पीओसीएम का मतलब क्या है कि भाई मैं ये देखूंगा कि आज की डेट में मेरा कितना काम खत्म हो चुका है और मेरे जो टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस है उसका मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। लेकिन लोगों ने दो एक्सेप्शन दे दिए। दो एक्सेप्शन क्या दिए कि अगर कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे तो इन लोगों ने कहा कि भाई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगेगा, लेकिन आपका क्या है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपको कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है का मतलब क्या है कि भाई मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई तू मेरे क्या करना, हर महीने के महीने एसी को क्या करना, साफ करके जाना, मैंने कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो सरकार कहती है कि अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन अप टू 90 डेज है, अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन अप टू 90 डेज है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड पे भी क्या कर सकते हो, इनकम को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो देखो होता ये है, आपको एग्जांपल से फटाफट बता देता हूँ। अपन एग्जांपल देख लेते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का। अपन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। आज की डेट क्या है, अपन एज्यूम करते हैं कि भाई 1/8/2024 है, 8/9/10, ठीक है, 8/9/10 तो ले लेता हूँ मैं, 31/10/2024, 2024 कितना हो गया, ये 3 महीने हो गए, 90 दिन हो गए, 90 दिन हो गए। अच्छा, मैंने एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आप ये मान लो कि भाई मैंने एक बंदे को हायर करा कि भाई इधर आ, तू तू मेरे 3 महीने क्या करना, पेंटिंग करके चला जाना, मतलब पेंटिंग बोले तो कलर वलर करके चले जाना। तो सरकार कहती है कि अगर कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जिसका ड्यूरेशन अप टू क्या है, 90 डेज है, इसका ड्यूरेशन अप टू 90 डेज है, तो बेसिकली जो सामने वाला बंदा है जिसको इनकम हो रही है वो अपनी इनकम कब रिकॉग्नाइज करेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड पे। और प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड ये कहता है कि जिस दिन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जिस ईयर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उस ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अच्छा, एक ट्विस्ट समझना, एक है मेरा प्रीवियस ईयर 23-24, ठीक है, एक है मेरा प्रीवियस ईयर 23-24 और एक है प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है। मैंने कॉन्टेक्ट करा कब, आपने अज्यूम कर लो कि भाई कॉन्टेक्ट करा है 1
मार्च को, 1/3/2024 को, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब हो रहा है? 31/5 को खत्म हो रहा है। तो एक चीज बताओ, प्रोजेक्ट चालू हुआ मेरा प्रीवियस ईयर 23-24 में, प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है कब में? 24-25 में। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन कितना है? कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन 90 डेज है। अब जिस बंदे को इनकम हो रही है, आप सामने वाले बंदे को पेमेंट करोगे ना, आपने सर्विसेज लिए तो पेमेंट करोगे, उसकी इनकम है। अब वो इनकम कैसे दिखाए? तो सरकार कहती है कि अगर कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जिसका ड्यूरेशन 90 डेज है, तो अपन इनकम रिकग्नाइज करेंगे प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड पे। और प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड का मतलब क्या है कि जिस दिन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उस ईयर में आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। अच्छा, मेरा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है? देखो 31/5/2024 में। ये कौन से ईयर में फॉल करता है? 23-24 में। तो आपको पूरी की पूरी इनकम क्या करनी है? 24-25 में रिकग्नाइज करनी है। इधर आप कुछ भी इनकम रिकग्नाइज नहीं करोगे। समझ में आ रही है बात? आपको कहानी समझ में आ गई? तो अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी ड्यूरेशन अप टू 90 डेज है, तो आपको करना क्या है? आपको जो है प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड के बेसिस पे अपनी इनकम को रिकग्नाइज करना है, ना कि 3 महीने के बेसिस पे, कहानी समझ में आ गई? अच्छा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है विच इन्वॉल्व्स इनडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एसएलएम बेसिस पे आपको रिकग्नाइज करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एसी वाले से कॉन्टैक्ट करा कि भाई तू हर महीने आके मेरे को क्या करना, हर महीने आके तू मेरी एसी को साफ करके चले जाना, एसी की रिपेयर मेंटेनेंस कर देना। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? ये भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? इसमें बेसिकली सामने वाला बंदा पूरे साल के लिए मेरे पास क्या करेगा? सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अच्छा, ड्यूरेशन 90 डेज तो है नहीं, मतलब बचा क्या? इनडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बेसिकली वो मुझे क्या करेगा? हर 12 महीने में सर्विसेज देके चला जाएगा। तो सरकार ये कहती है कि भाई इसमें रेवेन्यू को क्या रिकग्नाइज करना है? अपने को एसएलएम बेसिस पे रिकग्नाइज करना है। और एसएलएम बेसिस का मतलब क्या होता है कि हर महीने की सर्विस उसको क्या करनी पड़ेगी? रिकग्नाइज करनी पड़ेगी अपनी बुक्स में। कहानी समझ आ गई? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करा है मेरे साथ, तो जो मैं उसको पेमेंट करूंगा वो कैसे रिकग्नाइज करेगा? एसएलएम बेसिस पे रिकग्नाइज करेगा। और एसएलएम बेसिस का मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जाम्पल 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, तो 12 महीने की इनकम करंट में रिकग्नाइज कर लेगा। ठीक है? तो अपना जो सर्विस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, हेलो, तो अपना जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली अपने को परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे रिकग्नाइज करना पड़ता है। इसके दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन कौन कौन से? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जिसका ड्यूरेशन अप टू 90 डेज है, उसमें आपको क्या फॉलो करना है? प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड फॉलो करना है। और प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड मुझे ये कहता है जिस साल में, जिस ईयर में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उस साल पूरी पूरी इनकम को रिकग्नाइज करो। अच्छा, फिर दे रखा है इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स इनडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जिसमें सर्विसेज सिमिलर तरह की दी जाएगी ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, सिमिलर तरह की सर्विसेज ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दी जाएगी, तो उसका जो रेवेन्यू है वो कैसे रिकग्नाइज होगा? एसएलएम बेसिस पे रिकग्नाइज होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा सामने वाले बंदे से कि भाई तू मुझे रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विसेज 3 साल तक देके जाना, तो हर साल की सर्विस हर साल फॉर, और अब अज्यूम करो कि टोटल पेमेंट मुझे उसको 3 लाख करना है, तो आपको करना पड़ेगा 3 लाख डिवाइड बाय 3 साल, मतलब हर साल का 1 लाख रुपए आपको इनकम रिकग्नाइज करनी पड़ेगी। तो एसएलएम मेथड आपको समझता है ना? अच्छा, एक और चीज समझना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होता है, इसका मतलब क्या है कि मैं एक बिल्डर हूँ, सामने वाला क्या है? एक बंदा है जिसने मुझे हायर कर रखा है, मैं उसके लिए बिल्डिंग बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, मैं क्या फॉलो करूंगा? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। अच्छा, सामने वाले बंदे को मुझे 1 लाख रुपए पेमेंट करना है, लेकिन उसने क्या करा? 20,000 रुपए रिटेन करके रख लिए। उसने कहा कि भाई आपने बिल्डिंग बना दी है, 80,000 लो, 20,000 मैं तब दूंगा जब मैं थोड़ी बिल्डिंग को चेक वेक कर लूँ, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो उसने 20,000 क्या कर लिए? रिटेन करके रख लिए। तो सरकार कहती है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है ना, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है, उसके अंदर क्या रिकग्नाइज होगा? उसके अंदर बेसिकली रिटेंशन मनी भी इंक्लूड होगी। तो उसमें क्या होगा? रिटेंशन मनी भी हम इंक्लूड करेंगे, तो उसमें रिटेंशन मनी भी आपकी क्या होगी? इंक्लूड होगी। कहानी समझ आ गई? तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, आपका जो रेवेन्यू है उसमें रिटेंशन मनी भी इंक्लूड होगी, भले ही उस बंदे ने थोड़ी पीरियड के लिए उसको क्या कर लिया? रोक के रख लिया। एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट है नॉट टू बी रिड्यूस्ड बाय इंसिडेंटल इनकम। अच्छा, बेसिकली आप अज्यूम करो कि भाई आपको कुछ इंसिडेंटल इनकम हो गई, आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट? आप एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सामने वाले ने मुझे क्या करा? थोड़ा बहुत एडवांस पेमेंट कर दिया, ठीक है? अब मैंने एडवांस पेमेंट को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, उससे मेरे को क्या मिल गया? डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया। तो सरकार ये कहती है कि जो डिविडेंड और इंटरेस्ट है, जो डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, कैपिटल गेन है, ये सारा अलग हेड में टैक्सेबल होगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को निकालने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को कवर करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में से आप इस इनकम को रिड्यूस मत कर देना, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू उसमें ये इंक्लूड भी मत कर देना। कहानी समझ में आ रही है ना आपको? मतलब सरकार बेसिकली ये कहना चाहती है कि ये जो आपकी इंसिडेंटल इनकम हुई है ना, ये जो आपकी इंसिडेंटल इनकम हुई है, इसको अपन सेपरेटली टैक्सेबल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में इसका इंपैक्ट मत डालना। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं अपन? क्योंकि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड का मतलब ही ये होता है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड का मतलब ही क्या होता है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड का मतलब ही क्या होता है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड का मतलब होता है कि अपन क्या करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड अपॉन टोटल कॉस्ट टू बी इनकर्ड का एक परसेंटेज निकालते हैं और इसको ट्रांजैक्शन प्राइस पे लगाते हैं। सो मेरी स्क्रीन इधर फ्रीज हो गई है आई थिंक, सो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको 43 भी समझा दिया। 43 भी में आपको मैंने क्या बताया कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पीओसीएम पे चलेगा, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अप टू 90 डेज है तो क्या होगा? प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड होगा। और अगर किसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में इनडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स हैं, इनडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स है, तो उसके अंदर क्या होगा? आप एसएलएम मेथड फॉलो करोगे। फिर मैंने आपको लास्ट चीज बताई थी कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में रिटेंशन मनी को आपको इंक्लूड करना है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में इंसिडेंटल इनकम, आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से इंसिडेंटल इनकम को रिड्यूस नहीं करोगे, उसको अपन सेपरेटली टैक्सेबल करेंगे। ऑलराइट, अच्छा राइट, अब अपन देखने जा रहे हैं 43D। देखो 43D क्या कहते हैं, आपको समझा देता हूँ क्विकली। एक बैंक है, राइट?
एक बैंक है, उसने क्या करा, कुछ लोन वोन दिए, ठीक है, बैंक है उसने कोई लोन वोन दिए। अच्छा, लोन क्या हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए, मतलब उससे मुझे पैसा नहीं मिलना, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक कोई पैसा नहीं आया। अब वो बैंक जनरली करती क्या है, ये देखने के लिए कि इन लोन पे कितना इंटरेस्ट ड्यू होता जा रहा है, वो क्या करती है, इंटरेस्ट को सेपरेट के अपनी किताबों में क्रेडिट कर देती है। अब सवाल आता है कि क्या इस इंटरेस्ट पे टैक्स लगे, तो सरकार ये कहती है कि देखो, ये आपने जो इंटरेस्ट क्रेडिट करा है ना, ये आपको रियलाइज नहीं हुआ है और ये आपकी इनकम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एनपीए का मतलब क्या है कि सामने वाला बंदा मुझे कुछ पेमेंट कर ही नहीं पाएगा। तो आपने तो इंटरेस्ट अपनी किताबों में क्रेडिट इसलिए करा था ताकि आप ये जान सको कि भाई अगर फ्यूचर में ये बंदा मुझे पेमेंट करने आता है तो मुझे इससे एडिशनल इंटरेस्ट कितना लेना है। तो सरकार कहती है कि सरकार बैंक को कहती है कि भाई ये जो एनपीए है, इस पे इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल कब होगा, जब आप या तो एक्चुअल में इसको पीएल में क्रेडिट कर दोगे। अभी बैंक क्या कर रही है, अभी बेसिकली किताबों में इसको किसी अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, ये देखने के लिए कि भाई इस पे इंटरेस्ट कितना बनता है। तो सरकार कहती है कि भाई हम टैक्स कब करेंगे, आपकी जो ये इंटरेस्ट इनकम है इसको टैक्सेबल कब करा जाएगा, जब आप एक्चुअल में पीएल में क्रेडिट कर दो या फिर जिस साल आपको मिल जाए विच एवर इज अर्लियर। आपको कहानी समझ में आ गई। सीधी सी बात यह है कि भाई मैं एक बैंक को, मैंने कोई लोन दिया, एनपीए हो गया, मुझे उससे कुछ पैसा मिलना है, अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, मैंने बस क्या करा, अपनी किताबों में एक सेपरेट अकाउंट बनाया और उसमें डाल दिया इसका इंटरेस्ट। क्यों डाल दिया, ताकि अगर फ्यूचर में मुझे ये पता चल सके कि भाई इससे कितना कितना इंटरेस्ट ड्यू है। अब सवाल आता है कि जो बैंक ने ये इंटरेस्ट क्रेडिट करा है, क्या इसको उसको टैक्स देने की जरूरत है। तो बैंक सरकार कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपको टैक्स कब देना है, जब आप इस इंटरेस्ट को एक्चुअल में पीएल में क्रेडिट कर दोगे या फिर जिस साल आपको मिल जाएगा एक्चुअल में मिल गया विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो अगर आपने खुद से पीएल में क्रेडिट कर दिया मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, या फिर अगर आपको प्रीवियस में एक्चुअल में इंटरेस्ट मिल गया तो आपकी इनकम है ही, तो विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं सेक्शन 44AA की। ये मुझे बताता है कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ किताबें, कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी तक अपन क्या बोल रहे हैं, अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे सरकार की गाइडलाइंस के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पे बनाएंगे, किताबों में बनाएंगे, ठीक है। अब सरकार ने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दे रखी है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब है किताबों में दिखाना पड़ेगा। टैली होती है ना, जैसे टैली में अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इस तरह से आपको किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपने मेंटेन नहीं करी, अगर आप पे कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आपने मेंटेन नहीं करी, ठीक है, तो आपको 25 साल की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा, एक बार आपने बुक्स ऑफ अकाउंट बना लिए तो उसको कम से कम क्या करना पड़ेगा, 6 साल के लिए रिटेन करना पड़ेगा। तो 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद नहीं, इसको रिटेन करना पड़ेगा। इधर तक कहानी समझ आई। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, जैसे अपन टैली वैली बनाते हैं तो टैली के अंदर अपनी सारी एंट्री वेंट्री पास हो रखी है ना, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट इस तरह से मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। अच्छा देखना, अगर आप क्या कर रहे हो, बिजनेस से प्रोफेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, बिजनेस से प्रोफेशन कर रहे हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट कब कब मेंटेन करके रखने हैं। आप क्या हो, इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, तो सरकार कहती है कि भाई आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कब करने हैं, जब आपकी सेल 25 लाख से ज्यादा हो या फिर आपका प्रॉफिट 2.5 लाख से ज्यादा हो इन 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 एनी वन आउट ऑफ 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब ये जो प्रीवियस ईयर चला है ना, इसके पिछले 3 साल में किसी भी साल में अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। अच्छा, अदर पर्सन की बात करते हैं। अदर पर्सन की मैं बात करूं तो ये वाली लिमिट क्या हुई, कम हो गई है। तो सर बेसिकली सरकार ने इंडिविजुअल एचएफ को ज्यादा लिमिट दे दी है। और अदर पर्सन की बात करूं तो सरकार कहती है अगर आपका स्किल 10 लाख से ज्यादा है या फिर आपकी इनकम 1,20,000 से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। और वही कंडीशन पिछले 3 सालों में एक बार। इधर तक कहानी समझ आ गई। बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने आपको बता दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, जैसे अपन टैली में सारी एंट्री वेंट्री पास करके रखते हैं, इस तरह से आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। ये देखने के लिए कि फॉर एग्जांपल जब आप अपनी आईटीआर में स्केल दिखा रहे हो ना कि भाई मेरी आईटीआर में 10 लाख की सेल है, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में भी 10 लाख की सेल आनी चाहिए। अच्छा, आईटीआर में आप क्लेम कर रहे हो कि भाई मेरे 50,000 के एक्सपेंसेस हैं, तो किताबों में भी दिखने चाहिए, ठीक है। आपको कहानी समझ में आ रही है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय नोटिफाइड प्रोफेशन। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय नोटिफाइड प्रोफेशन, तो सरकार ने कहा कि ये जो नोटिफाइड प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी या टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन या फिर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या फिर फिल्म आर्टिस्ट, ये जो स्पेसिफिक प्रोफेशन है, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से मेंटेन करने हैं, देखो ये वाले। इनको बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से मेंटेन करने हैं, ये वाले। और कब मेंटेन करने हैं देखना, अगर इनकी ग्रॉस रिसिट का मतलब है सेल, अगर इनकी ग्रॉस रिसिट 1.5 लाख से ज्यादा है, ग्रॉस रिसिट 1.5 लाख से ज्यादा है पिछले तीनों सालों में, इन ऑल 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो बेसिकली सरकार ने कहा अगर आप एक ये वाले प्रोफेशन कर रहे हो तो आपको किताबें कब मेंटेन करनी है, जब आपका ग्रॉस रिसिट, ये सेल तो करेंगे नहीं ऑफकोर्स, लेकिन इनकी ग्रॉस रिसिट को अपन क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं। जब आपकी सेल पिछले तीनों सालों में 1.5 लाख से ज्यादा है तब आपको किताबें मेंटेन करनी है। अच्छा, अगर आपका नया प्रोफेशन है तो क्या करें, तो बेसिकली आप ये देख लो कि करंट ईयर में क्या मेरी इनकम 1.5 लाख से ज्यादा है क्या, या करंट ईयर में क्या इनकम मेरी 1.5 लाख से ज्यादा होगी क्या, अगर हाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी। अदर केस की बात करते हैं। अदर केस बोले तो बाकी सारे प्रोफेशन, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय नोटिफाइड प्रोफेशन, ये तो प्रोफेशन की बात करी मैंने। कुछ और अलग प्रोफेशन की बात करें तो मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच वुड एनेबल द एओ टू कंप्यूट टोटल इनकम, तो इन लोगों ने बता नहीं रखा। बस इतनी सी आपको किताबें मेंटेन करनी है जिससे एओ वेरीफाई कर सके कि आपने जो रिटर्न ऑफ इनकम में डेटा भर रखा है वो सही है कि नहीं है।
तो बेसिकली सरकार बस इतना सा कहना चाह रही है कि अगर आप क्या कर रहे हो, बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो, तो ये वाली कंडीशन लगेगी। अगर आप ये नोटिफाइड प्रोफेशन कर रहे हो तो आपको किताबें कब मेंटेन करके रखनी है, ये वाली। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो किताबें मेंटेन करो। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपको मेंटेन करने हैं इतने बुक्स ऑफ अकाउंट विच वुड एनेबल द एओ टू कंप्यूट द टोटल इनकम। कहानी समझ आ गई आपको? तो 44 बहुत सिंपल सी बात कहता है कि आपको किताबें कब मेंटेन करनी है। और किताबें का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो भी आप अपनी आईटीआई में चीजें दिखाते हो कि भाई मेरा सील इतना है, मेरा एक्सपेंस इतना है, उसकी आपकी किताब, उसकी बुक्स तो होगी ना। बुक्स मतलब लिखा चिट्टा जिसमें आप सब कुछ मेंटेन करते हो, जिसमें आपने ये सब चीजें निकाली है। जनरली क्या होता है आजकल कंपनीज में, टेली यूज होता है, सैप यूज होता है, राइट। अच्छा, अपन बार बार सेक्शन याद करो। अपन बहुत जगह सेक्शन पढ़ रहे थे कि भाई 44 AB क्या होता है, 44 AB टैक्स ऑडिट होता है। तो 44 AB अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन आ जाते हैं 44 AD पे। देखो, प्रेजेंटिव बेसिस पे कुछ अपन इनकम निकालते हैं। 44 AD, ADA एंड AE। इसका मतलब क्या है वो देखना। भाई आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हो, छोटे मोटे बिजनेसमैन हो। आपको जो है बहुत सारी चीजें फुलफिल करनी पड़ती है, मतलब बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है, टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है, बहुत सारा झमेले होते हैं ना। तो सरकार ने कहा कि छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए हम क्या करते हैं, चीजों को आसान कर देते हैं। आसान बोले तो छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए सरकार ने चीजें आसान कर दी। सरकार ये कहती है कि भाई देखो, आपको कुछ भी झमेले करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, अगर आप बिजनेस करो तो 44 AD ले लेना। 44 AD में सरकार ये कहती है कि भाई जो भी आपकी सेल होगी, जितनी भी सेल होगी, उसका आपको बस क्या करना है, 6% या फिर 8%, 6% या 8% क्या करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट दिखा के टैक्स पे कर देना। हाँ, आपसे कुछ पूछेंगे ही नहीं। तो अज्यूम करो कि भाई मेरी सेल है 1 करोड़ की, मेरा प्रॉफिट एक्चुअल में कितना आ रहा है, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 50 लाख का, ठीक है। सो मेरी सेल कितने की है, 1 करोड़ की, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 50 लाख का। अगर मैं 44 AD की कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूं, अगर मैं 44 AD की कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूं, तो सरकार ये कहती है कि भाई देखो, आपका एक्चुअल प्रॉफिट भले ही 50 लाख हो, आप तो हमें 6% या 8%, मतलब 6 लाख या 8 लाख पे भी टैक्स पे कर दोगे, तो हमसे कुछ पूछेंगे नहीं, आप फ्री रहो। तो छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए सरकार जो है क्या लाई है, प्रेजेंटिव बेसिस वाला टैक्सेशन लेके आई है, जिसमें आपकी इनकम को प्रिज्यूम करा जाएगा। सरकार ने एक थ्रेशोल्ड दे रखा है भाई, 6%, 8%, 50%। तो सरकार ने कहा कि भाई हम आपकी इनकम प्रिज्यूम कर लेंगे, आप तो इतने पे टैक्स पे कर दो, हमसे कुछ पूछने वाले नहीं है। आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना भी हो, आपने अगर इतने में पे कर दिया तो आपको ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, ना टैक्स ऑडिट करानी है। इतनी कहानी समझ में आई आपको? अच्छा देखो, 44 AD समझते हैं अपन सबसे पहले। 44 AD किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। 44 AD किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए। कौन कौन ले सकता है, देखो, अगर आप क्या हो, इंडिविजुअल हो, आप क्या हो, HUF हो, या क्या आप क्या हो, फर्म हो, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF फर्म, आप रेसिडेंट होने चाहिए, प्लस इंडिविजुअल HUF फर्म। LLP को नहीं मिलता, LLP को नहीं मिलता, विच हैज नॉट क्लेम्ड डिडक्शन अंडर 10AA और चैप्टर 6A सी हेडिंग्स। ये अपन बाद में पढ़ेंगे कि 10AA क्या होता है, चैप्टर 6A अंडर दैट सी डिडक्शंस क्या होते हैं। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई 44 AD में क्या होता है। 44 AD कौन कौन ले सकता है, इंडिविजुअल, HUF फर्म, LLP नहीं ले सकती, कंपनी भी ऑफकोर्स नहीं ले सकती। सरकार ने एक और चीज कही कि भाई 44 AD कौन कौन से बिजनेसेस नहीं ले सकते। देखो 44 AD कौन कौन से बिजनेस नहीं ले सकते, प्रोफेशन अंडर 44AA। 44AA में जो अपने प्रोफेशन पढ़ रखे हैं, 44AA वाले प्रोफेशन बोले तो ये वाले प्रोफेशन, देखो ये वाले प्रोफेशनल लोग, 44 AD नहीं ले सकते, क्योंकि इनके लिए 44 ADA दे रखा है। कौन सा है 44 ADA, देखो ये रहा। ये जो 44 ADA है ना, ये किसके लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, जो 44AA में स्पेसिफाइड है। तो सरकार ने कहा कि जो प्रोफेशन 44AA में दे रखे हैं, वो 44 AD नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उनके लिए 44 AD दे रखा है हमने, 44 ADA दे रखा है, राइट, 44 ADA दे रखा है, राइट। फिर देखना, अगर आप क्या कर रहे हो, कमीशन या ब्रोकरेज का बिजनेस कर रहे हो, आपकी कोई कमीशन या ब्रोकरेज की इनकम है, तो उस पर आप 44 AD नहीं ले सकते। अगर आपका एजेंसी बिजनेस है तो आप 44 AD नहीं ले सकते। अगर आपका 44 AE का बिजनेस है तो 44 AD नहीं ले सकते। 44 AE का बिजनेस क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। देखो इधर दे रखा है 44 AE का बिजनेस, ये रहा। तो अभी तक मैंने आपको 44 AD समझाया कि भाई 44 AD में अगर आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, 44 AD ले सकते हो। अच्छा, कंडीशन क्या है, आप छोटे मोटे बिजनेसमैन हो, मतलब आपकी टोटल सेल कितनी है, अप टू 2 करोड़ तक है। आपकी टोटल सेल कितनी है, अप टू 2 करोड़ तक दे रखी है। सरकार ने कहा अगर आपकी टोटल सेल अप टू 2 करोड़ तक है, तो आपकी एक्चुअल में प्रॉफिट कितना भी हो, आपकी एक्चुअल प्रॉफिट कितना भी हो, अगर आप 44 AD ले लेते हो, अगर आप 44 AD ले लेते हो, तो हम क्या करेंगे, 8% या 6% आपकी इनकम को टैक्सेबल करेंगे। मतलब हम क्या मानेंगे कि आपकी सेल का 8% ही आपका प्रॉफिट है, आपकी सेल का 6% ही आपका प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना है, एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कुछ भी हो। अच्छा, एक और चीज समझना, सरकार ने कहा कि जो 2 करोड़ की लिमिट है, इन 2 करोड़ की लिमिट को हम 3 करोड़ कर देंगे, बट कंडीशन क्या है देखना। तो लिमिट ऑफ 2 करोड़ विल बी 3 करोड़ अगर एग्रीगेट कैश रिसिट इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इज अप टू 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट। सरकार कहती है कि, सरकार ने कहा कि करंट ईयर में आपको कैश में जितना भी पैसा मिला है, कैश में आपकी जितनी भी इनकम हुई है, जितनी भी रिसिट है, तो आपके टोटल सेल की, अगर आप टोटल सेल के अप टू 5% तक है,
मैंने क्या कहा कि भाई आपको कैश में जितनी भी रिसिप्ट मिली है, कैश में जितनी भी रिसिप्ट मिली है वो अप टू 5% है ऑफ द टोटल टर्नओवर, तो आप क्या हो जाएगा 2 करोड़ की लिमिट क्या हो जाएगी 3 करोड़ की लिमिट हो जाएगी। सरकार बोलती है कि आप भले मानुस हो, आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन 95% ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, 5% ट्रांजेक्शन कैश में करो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं, आपकी 2 करोड़ की लिमिट क्या हो जाएगी 3 करोड़ हो जाएगी। तो अगर आपका बिजनेस कर रहे हो, आपकी बिजनेस कर रहे हो तो बेसिकली हमने देखा कि अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ तक है, अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ तक है तो आप क्या कर सकते हो 44 एडी ले सकते हो। अच्छा, आपने 44 एडी ले लिया, अब आपकी कितनी इनकम आनी चाहिए, मतलब कितने प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना है, सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी प्रॉफिट है, आपका जो भी इनकम है, सॉरी जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी सेल है, उसका 8% आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो है टोटल सेल कितनी है, अगर आपकी सेल है कितनी की, अगर आपकी सेल है 100 रुपए की और आपका प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है 60 रुपए, तो सरकार कहती है कि अगर आपने 44 एडी ले लिया, सरकार कहती है कि आपने 44 एडी ले लिया तो आपका प्रॉफिट कितना माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा 100 का 8%। तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 8 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छी बात है ना ये, तो 44 एडी में ये फायदा है। एक और चीज समझना, तो हैंग हो गया जी। ओके ठीक है। तो सरकार ने कहा कि आप क्या कर सकते हो, अपनी इनकम कितना डिक्लेयर कर सकते हो 8% ऑफ द टोटल सेल ग्रॉस एसेट और हायर इनकम क्लेम। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ कि आपका प्रॉफिट कितना था 60, ओ ओ आपका प्रॉफिट कितना था 60, 44 एडी लेके आपने प्रॉफिट कितना दिखा दिया 8 रुपए, आप 8 रुपए पे टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन सरकार कहती है कि अगर आप चला के 12 रुपए पे टैक्स पे करना चाहते हो आप कर सकते हो। अच्छा कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा, फॉर एग्जाम्पल उसको लोन वोन लेना है, लोन वोन लेने के लिए उसको आईटीआर भरनी पड़ेगी और आईटीआर में उसको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। तो सरकार ने कहा कि भाई हमने कहा कि आप मिनिमम आप क्या कर सकते हो, मिनिमम 8% चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर आप हायर क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हायर क्लेम करोगे तो हमें ज्यादा टैक्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, करो ना, जितना हायर करना चाहते हो कर लो। मिनिमम कितना करना पड़ेगा आपको, मिनिमम 8% करना पड़ेगा। एक और चीज देखना, सरकार ने कहा कि हम आपसे 8% क्या करें, हम आपका प्रॉफिट कितना मान रहे हैं 8% मान रहे हैं, लेकिन अगर आपने क्या करा, अगर आपने बेसिकली जो भी पैसा है, जो भी पैसा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली, जो भी पैसा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली लिया है, कब तक लिया है, देखो थ्रू एनी मोड अदर देन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और बिफोर द आरओआई डेट, सरकार कहती है कि जो भी पैसा आपका इलेक्ट्रॉनिकली आया है, जो भी सेल आपकी इलेक्ट्रॉनिकली हुई है, उसका हम क्या करेंगे 6% टैक्स लेंगे। तो सरकार बोल रही है कि हम चाहते हैं कि भाई डिजिटल इकोनॉमी प्रमोट हो, तो सरकार ने एक चीज कही कि अगर आप 44 एडी लेते हो, सरकार ने एक चीज कही कि अगर आप 44 एडी लेते हो तो आपको कितना इनकम दिखाना पड़ेगा, 8% इनकम दिखाना पड़ेगा आपके टोटल सेल का। लेकिन सरकार ये कहती है कि जो भी आपका टोटल सेल है उसमें से जो भी सेल इलेक्ट्रॉनिकली हुई है और आपको पैसा मिल चुका है, कब तक मिल चुका है, आरओआई की ड्यू डेट तक मिल चुका है, आरओआई की ड्यू डेट तक मिल चुका है, तो हम 8% इनकम नहीं मानेंगे, हम 6% इनकम मानेंगे, चाहो खुश रहो। तो फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या हुआ कि 100 रुपए की मेरी सेल हुई, 100 रुपए में से 80 रुपए, 10 रुपए और 10 रुपए, ये 80 रुपए ऐसे हैं जो मुझे इलेक्ट्रॉनिकली मिल चुके हैं आरओआई की ड्यू डेट तक, ठीक है, आरओआई की ड्यू डेट तक मिल चुके हैं। ये 10 रुपए ऐसे हैं जो मुझे कैश में मिले हैं, और ये 10 रुपए ऐसे हैं जो मुझे इलेक्ट्रॉनिकली मिलने वाले हैं लेकिन आरओआई की ड्यू डेट तक नहीं मिले। तो इनकम किस तरह से टैक्सेबल होगी, सरकार ने कहा 80 पे हम क्या करेंगे 6% लगाएंगे, तो जो पैसा आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिल चुका है आरओआई की ड्यू डेट से पहले, सरकार कहती है हम उसका क्या करेंगे 6% इनकम लेंगे। बाकी जो भी आपकी इनकम बच गई, बाकी जो भी आपकी इनकम बच गई 10+10, सरकार कहती है उसका हम क्या करेंगे 8% आपसे इनकम मानते हुए इस पे टैक्स लेंगे, ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे टैक्स लेंगे आपसे। आनी समझ में आ गई। 44 एडी समझता है आपको, 44 एडी बेसिकली किसके लिए, छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए जिसका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ या 3 करोड़ है, उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी, उसकी इनकम बेसिकली 8% और 6% मानी जाएगी। तो बेसिकली सरकार ने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली सेल्स करते हो और इलेक्ट्रॉनिकली आपको पैसा मिल जाता है तो आपसे टैक्स कम, हम आपकी इनकम कम मानेंगे, कितनी इनकम मानेंगे 8% से सीधा कितनी कर दी हमने 6% कर दी। आगे बढ़ते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना, जब आप क्या कर रहे हो अपनी इनकम को डीम कर रहे हो, 100 रुपए का अगर आपने क्या करा 8% क्लेम करा, 8 रुपए अपनी इनकम मानी, 8 रुपए अपना प्रॉफिट माना, तो हम आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं करेंगे, जो अपने सारे खर्चे पड़े ना ऊपर, कोई खर्चा आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। बस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 8% पे 8 लाख पे टैक्स पे करना है, कोई भी आपको खर्चा अलाउ नहीं कर रहे। तो देखो सेक्शन 30 to 38 डीम अलाउड, हम मान लेंगे आपको अलाउ कर दिया गया है, आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा। डब्ल्यूडीबी जैसे निकाल रहे थे वैसे निकालते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यूडीबी जैसे निकाल रहे थे वैसे निकालते रहना, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ये है कि डेप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि सारा खर्चा आपका क्या है डीम्ड अलाउड है। देखो सीधी सी बात है कि अगर आपने क्या कर लिया 44 एडी ऑप्ट कर लिया, तो मैंने आपको बताया आपकी सारी झंझट माफ हो जाती है, आपको ना तो किताबें मेंटेन करनी है ना टैक्स ऑडिट करानी है, तो आपको ना तो किताबें मेंटेन करनी है और ना ही टैक्स ऑडिट करानी है, बात समझ में आ गई।
अगर आपने 44 एडी ले लिया, अगर आपने 44 एडी ले लिया तो ना तो आपको किताबें मेंटेन करनी है और ना आपको ऑडिट करानी है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने 44 एडी ले लिया तो अगले 5 साल के लिए आपको 44 एडी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर ईयर में 44 एडी ले लिया तो अगले 5 साल में मुझे 44 एडी लेना पड़ेगा कंपल्सरी। किसी भी 5 साल में मैंने 44 एडी नहीं लिया तो उसके अगले 5 साल में 44 एडी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। बात समझ आ गई? वापस सुनना, किसी पर्टिकुलर ईयर में 44 एडी ले लिया तो अगले 5 साल के लिए मुझे कंपल्सरी 44 एडी लेना ही पड़ेगा और मुझे अपनी इनकम कितनी दिखानी पड़ेगी, 8% या 6%। अच्छा, अगले 5 सालों में किसी पर्टिकुलर ईयर में मैं 44 एडी नहीं लेता हूँ तो उसके अगले 5 साल, उसके वापस अगले 5 साल मुझे 44 एडी नहीं मिलेगा। तो जो मैंने आपको हिंदी में बताया वो इधर अंग्रेजी में दे रखा है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अगर आपने 44 एडी नहीं लिया किसी ईयर में तो आपको क्या करना पड़ेगा, किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी। देखो, इन सच केस एसएससी वुड हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर 44 AA एंड गेट देम ऑडिटेड अंडर 44 AB अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अगर आपकी टोटल इनकम क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो सरकार ने एक चीज कही, सरकार ने क्या कहा कि भाई अगर आप पर्टिकुलर ईयर में 44 एडी लेते हो तो अगले 5 साल के लिए कंपल्सरी आपको लेना पड़ेगा। किसी भी पर्टिकुलर ईयर में 44 एडी नहीं लिया तो अगले 5 सालों के लिए आप 44 एडी नहीं ले पाओगे। और उस साल में, जिस साल आपने क्या करा है 44 एडी नहीं लिया है, उस साल से आपको जो है किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी और टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी और टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, बट कंडीशन क्या है, अगर आपकी इनकम क्या है, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ठीक है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अभी क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 3 लाख है, ठीक है। 115 बीएससी में कितनी है, 3 लाख है। तो अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो आपको किताबें मेंटेन करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने हैं और टैक्स ऑडिट करानी है। अगर 3 लाख से भी कम है तो यार टैक्स ही नहीं बनता तो क्या करोगे झमेला करके। बात समझ में आ गई ना? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अपना जो एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन होता है, अपन बाद में जाके पढ़ेंगे कि भाई आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। नॉर्मल बंदे को पूरे साल में 4 इंस्टॉलमेंट जमा करानी पड़ती है, लेकिन अगर आपने 44 एडी ले रखा है तो आपको एडवांस टैक्स साल में एक ही बार जमा कराना है और वो क्या है 15 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इतनी कहानी समझ आ गई? अपना 44 एडी क्लियर हो गया, अपन चलते हैं 44 एडी पे, एडीए पे, सॉरी 44 एडी हो गया। अब चलते हैं अपन 44 एडीए पे। 44 एडीए किसके लिए है, रेसिडेंट इंडिविजुअल या फर्म एलएलपी के लिए नहीं है, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहा है, जो 44 AA में दे रखे हैं। और 44 AA में कौन से प्रोफेशन दे रखे थे, देखो ये वाले जो प्रोफेशन है, ये क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम 44 एडीए के बेसिस पे दिखा सकते हैं। और इनकी इनकम कितनी मानी जाएगी, 50 लाख, सॉरी 50%। तो देखो ये रहा, इनकी इनकम कितनी मानी जाएगी, जो भी इनकी ग्रॉस रिसीट है, उसका 50% क्या मान लिया जाएगा, इनकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। तो जितने भी आपने ग्रॉस रिसीट करी है, जितना भी आपने माल बेचा है, जितना भी आपने सर्विसेज दी है, जो भी आपकी ग्रॉस रिसीट है, उसका 50% हम क्या मानेंगे कि भाई आपका क्या है, प्रॉफिट है। 50% पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, 44 एडीए किसके लिए, छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर के लिए जिसका टोटल रिसीट अप टू 50 लाख है। पूरे साल में अगर आपकी क्या है, टोटल रिसीट अप टू 50 लाख तक है, 50 लाख तक है, तो क्या होगा आपका बेसिकली 50% आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। ये 50 लाख की लिमिट 75 लाख हो जाएगी अगर वही कंडीशन, अगर एग्रीगेट रिसीट इन द फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर। तो जो भी आप कैश में पैसा रिसीव कर रहे हो, जो भी आप कैश में रिसीव कर रहे हो पैसा, वो अप टू 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर है, अप टू 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर है, तो आपकी 50 लाख की लिमिट कितनी हो जाएगी, 75 लाख हो जाएगी, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि अगर आप क्या करते हो 95% पैसा जो है क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली लेते हो, तो हम आपको रिलैक्सेशन देते हैं। अगर आपकी जो कैश रिसीट है, अगर आपकी कैश रिसीट 5% अप टू 5% ऑफ द टोटल टर्नओवर, तो 50 लाख की लिमिट को हम क्या कर देते हैं, 75 लाख कर देते हैं। और कितनी इनकम हम मानेंगे आपकी, तो जो भी आपकी सेल है उसका 50% आपकी जो है इनकम मानी जाएगी, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कहानी समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। वही चीज हो गई, सेक्शन 30 to 38 आपको अलाउ नहीं करे जाएंगे, डीम मान लिया जाएगा कि अलाउड है। डब्ल्यूडी वाला पॉइंट अपने कर ही लिया। फिर देखना, अगर आपने 44 एडीए ले लिया तो ए और ए भी नहीं लगेगा, मतलब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, टैक्स ऑडिट नहीं करानी है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने और टैक्स ऑडिट नहीं करानी है, ऑलराइट। अगर आप 44 एडीए नहीं लेते हो, ठीक है, अगर आप 44 एडीए नहीं लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी और उसकी टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। अगेन कंडीशन क्या है, अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था 115 बीएससी 115 बीएससी में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, 3 लाख है अभी। तो अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, 44 एडीए नहीं लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 44 एडीए नहीं लिया और आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम बेसिकली मान लो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे और टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। तो ये वही बोल रहा है, अगर एसएससी क्या करता है, क्लेम करता है लोअर देन 50% इनकम, इसका मतलब क्या है कि भाई वो 44 एडीए नहीं लेता है, क्योंकि 44 एडीए ही तो हमें बताता है ना कि भाई जो भी आपकी ग्रॉस रिसीट है उसका 50% आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम माननी पड़ेगी। एंड नंबर लास्ट पॉइंट कि भाई आपको क्या करना है, नंबर लास्ट पॉइंट कि भाई आपको जो है वही एडवांस टैक्स एक इंस्टॉलमेंट में जमा कराना है, और वो क्या है 15 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और वो क्या है 15 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इजी है। अब लास्ट टॉपिक देख रहे हैं अपन, लास्ट टॉपिक देखते हैं और वो है क्या,
44AE। 44AE किसके लिए है बेसिकली? देखना, कोई भी एसएससी जो किसका बिजनेस कर रहा है, फ्लाइंग, हायरिंग या लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज का बिजनेस कर रहा है। किसका? फ्लाइंग ऑफ बिजनेस, फ्लाइंग ऑफ हायरिंग, फ्लाइंग बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, अपने जो गुड्स कैरेज है, मतलब उसकी जो गाड़ियां हैं उसको क्या करता है, हायर पे देता है, लीज पे देता है या फिर उसको चलाता है। तो बेसिकली हमने कहा कि कोई भी एसएससी जो किस बिजनेस में एंगेज है, फ्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, तो उसके लिए क्या है 44AE वो ऑप्ट कर सकता है। 44AE क्या कर सकता है, वो ऑप्ट कर सकता है बेसिकली, राइट। अच्छा, कंडीशन क्या है कि भाई उस एसएससी के पास अप टू 10 गुड्स कैरेज होने चाहिए। ठीक है, तो एन एसएससी owing not more than 10 goods carriage at any time during the previous year। मतलब अगर हमने छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर को पकड़ा, कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर नहीं जिसके पास बहुत गुड्स कैरेज हो, बहुत ज्यादा ट्रक हो। हमने कहा कि अगर आपके पास पूरे साल में क्या है, पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रक हैं। ठीक है, पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रक हैं, अप टू 10 ट्रक हैं, अप टू 10 गुड्स कैरेज है, तो आप क्या कर सकते हो 44AE के लिए, आप 44AE के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। इतनी कहानी समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, प्रेजेंटिव इनकम क्या मानी जाएगी अपन थोड़ी देर में देखते हैं, उससे पहले अपन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हमने एक चीज देखी थी कि भाई आपके कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होंगे, सारा खर्चा मान लीजिएगा कि भाई आपको अलाउ कर दिए गए हैं। लेकिन 44AE के केस में सरकार ने स्पेसिफिकली कह रखा है, 44AE के केस में सरकार ने स्पेसिफिकली कह रखा है कि भाई हम आपको कोई भी खर्चा तो नहीं देंगे, कोई भी खर्चा नहीं देंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हो, सैलरी एंड इंटरेस्ट पे टू द पार्टनर्स अलाउ कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एक फर्म हो, अगर आप क्या हो, एक फर्म हो, अगर आप एक फर्म हो तो सैलरी एंड इंटरेस्ट पे टू द पार्टनर्स इज डिडक्टेबल सब्जेक्ट टू 40B। 40B क्या होता है ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि भाई कोई भी सेक्शन, कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता। सेक्शन किसमें? 44AD में, ADA में और AE में। लेकिन 44AE के स्पेसिफिक केस में सरकार ने कहा 44AE के केस में अगर आप एक फर्म हो तो सैलरी और इंटरेस्ट पे टू द पार्टनर्स अलाउ कर दी जाएगी। 40B क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। वही बात है, अगर आपने 44AE ले लिया तो आपको किताबें मेंटेन नहीं करनी, ऑडिट नहीं करानी। लेकिन अगेन सेम चीज बात जो अपन इधर पढ़ी थी कि अगर आप क्या करते हो 44AE नहीं लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। कब? अगर उसकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। और बस इतना ध्यान रखना, इधर जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, अगेन 4 इंस्टॉलमेंट्स। तो 44AD में 1 इंस्टॉलमेंट है, 44ADA में 1 इंस्टॉलमेंट है, लेकिन 44AE में 4 इंस्टॉलमेंट है। और ये 4 इंस्टॉलमेंट कौन कौन से होते हैं ये अपन आगे जब एडवांस टैक्स पढ़ेंगे डेप्थ में जब समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो 44AD ओवरराइड करता है क्या, 28 टू 43C, मतलब कोई भी खर्चा आपको नहीं मिलेगा, कोई भी खर्चा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन देखा, इट डज नॉट ओवरराइड चैप्टर 6। चैप्टर 6 में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देयरफॉर करंट ईयर एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम डीम्ड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन अपने कौन से सेक्शन में पढ़ा था? अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन बेसिकली अपने पढ़ा था सेक्शन 32 में। तो इधर मुझे दे रखा है कि 44AD ओवरराइड करता है 28 टू 43C, मतलब 28 टू 43C में कुछ भी कह रखा हो हम जो है 44AD को फॉलो करेंगे। तो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन 32 में था, तो हम अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को भी सेट ऑफ नहीं करेंगे। तो सरकार ने एक चीज कह दी, सरकार ने क्या कहा कि अगर आप 44AD ले रहे हो तो 28 टू 43C में कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो करंट ईयर एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं, जो करंट ईयर का लॉस है किसी दूसरे बिजनेस का या ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस आ रहे हैं बिजनेसेस के, वो आप सेट ऑफ कर सकते हो। क्योंकि ये जो करंट ईयर एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं ये किससे डील करते हैं, ये बेसिकली चैप्टर 6 में बताए गए हैं। और 44AD चैप्टर 6 को ओवरराइड नहीं करता, डज नॉट ओवरराइड चैप्टर 6। तो मेरी बात समझना, सरकार ने कहा कि भाई 44AD में आप बिजनेस कर रहे हो, करंट ईयर का लॉस हो सकता है किसी दूसरे बिजनेस का या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हो सकता है किसी भी बिजनेस का, तो उसको आप 44AD की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को नहीं कर सकते, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सेक्शन 44AD में साफ साफ क्या रखा है, इट ओवरराइड्स 28 टू 43C, और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कहां आता है, 32 में आता है। इजी है। ये वाला एक नोट पढ़ लेना, द वर्ड ग्रॉस रिसीट, द वर्ड ग्रॉस रिसीट implies the amount which the contractor receives from the client for the contract and it will not include the value of material supplied by the client। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सामने वाले को कोई सर्विसेज दे रहा हूँ तो उसने मुझे जो पैसा दिया है वो मेरा क्या होगा, वो मेरा बेसिकली ग्रॉस रिसीट में इंक्लूड होगा, बट इट विल नॉट इंक्लूड एनी मटेरियल वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय द क्लाइंट। ठीक है, तो मेरे क्लाइंट ने कोई मुझे काम करने के लिए चीज दे दी, मैंने उस पर सर्विसेज दी, तो जो उसने मुझे मटेरियल प्रोवाइड करा है वो मेरी ग्रॉस रिसीट में इंक्लूड नहीं होगा। इजी है। अच्छा, अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब बस लास्ट अपन ये देखते हैं कि भाई 44AE के अंदर, किसके अंदर, 44AE के अंदर आपको कितनी इनकम डीम करनी है। ठीक है, 44AD के अंदर कितनी डीम करते हो इनकम, देखो 8% या 6%। 44ADA के अंदर आपका जो भी ग्रॉस रिसीट है उसका 50%। अब बात करते हैं अपन 44AE की, बड़े ध्यान से समझना। दो तरह की चीजें आपको समझनी पड़ेगी 44AE में। एक होता है हैवी गुड व्हीकल, इधर मैं लिख देता हूं क्या है। एक तो है आपका
हैवी गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल, और एक है अदर देन। अच्छा, हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब क्या है? देखो, हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब इन लोगों ने बता रखा है, ये देखो ये रहा। हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब है जिसका वेट 12,000 किलो से ज्यादा है। समझ में आ गई बात? किसी भी व्हीकल का वेट अगर 12,000 किलो से ज्यादा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? हैवी गुड्स व्हीकल कहेंगे। और जिसका वेट 12,000 से कम हो या 12,000 तक हो उसको अपन क्या कहेंगे? अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। इतनी कहानी समझ आई? अच्छा, इनकी इनकम कैसे डीम करेंगे अपन? तो देखना, सरकार ने कहा कि भाई फॉर हैवी गुड्स व्हीकल, किसके लिए? हैवी गुड्स व्हीकल के लिए 1000 पर टन। आपको क्या करना है? 1000 करना है, 1000 पर टन, 1000 per ton of gross vehicle weight और unladen weight as the case may be for every month या part of month। for every month या part of month मतलब जितने भी महीने आपने क्या कर रखा है, इसको व्हीकल को ओन कर रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि भाई बेसिकली आपका जो हैवी गुड्स व्हीकल है, उसका टन कितना है। टन कैसे निकालते हो? एक टन में कितना होता है? अगर आपको पता हो, एक टन के अंदर बेसिकली एक टन के अंदर क्या होता है? 1000 किलो होते हैं, ठीक है। तो आपको तो ये देखना है कि भाई आपका जो व्हीकल है उसके कितने टन निकल के आ रहे हैं। उस टन को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, इंटू कर देना नंबर ऑफ मंथ्स, इंटू कर देना नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स कौन से मंथ्स? नंबर ऑफ मंथ्स विच सच व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी और एन अमाउंट क्लेम टू बी हायर। मतलब बेसिकली जितने जितने महीने आपने करंट ईयर में अपने उस व्हीकल को ओन कर रखा है, जितने भी महीने करंट ईयर में आपने उस व्हीकल को ओन कर रखा है, उससे क्या कर सकते हो? आप उसकी इनकम निकाल सकते हो। तो इनकम कैसे निकालोगे? 1000 पर टन इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कर देना। तो ये आपका किसका निकल के आ जाएगा? पर व्हीकल का निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हैवी गुड्स व्हीकल जितने भी हैं आपके, उस तरह से आप क्या करो? हैवी गुड्स व्हीकल की इस तरह से इनकम निकाल देना। कहानी समझ में आ गई? अब देखना, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल के लिए क्या बोलता है? अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल के लिए बोलता है 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। मतलब बेसिकली 7500 इंटू आपका जो भी पर्टिकुलर व्हीकल है, ये आपका व्हीकल है कि आपने करंट ईयर में कितने महीने यूज करा, आप क्या करोगे? 7500 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कर दोगे, तो ये इस पर्टिकुलर व्हीकल की इनकम निकल के आ जाएगी। इस तरह से जितने भी व्हीकल्स है उन सबकी इनकम इस तरह से आप निकाल देना। बात समझ में आ गई? वेरी इजी। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर आपका क्या है? हैवी गुड्स व्हीकल है, तो सरकार कहती है 1000 पर टन इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। और अगर आपका अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है तो क्या हो जाएगा? 7500 7500 इंटू इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। और नंबर ऑफ मंथ्स कौन से लोगे? नंबर ऑफ मंथ्स विच सच व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी, इज ओन्ड बाय द एसएससी। ओन्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इज ओन्ड बाय द एसएससी। या फिर अगर आप ज्यादा क्लेम करना चाहते हो इनकम, तो आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको 44 एडी में बताया था, ठीक है। तो आपको 44 एडी समझा दिया, 44 एडीए समझा दिया, 44 एई समझा दिया, और इनको अपन शॉर्टकट क्या बोलते हैं? प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम निकालना बोलते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का अपन देखने जा रहे हैं, और वो क्या है? टैक्स ऑडिट 44 एबी। तो अपन देख लेते हैं टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट बेसिकली होता है क्या है? अगर आपने आर्टिकलशिप खत्म कर दी है या फिर अगर आप कर रहे हो तो आपने टैक्स ऑडिट का नाम सुना होगा। बेसिकली एक चेकलिस्ट होती है, 3CD फॉर्म भरते हैं अपन, जिसके अंदर उस चेकलिस्ट में होता क्या है? इस जो अपन पूरे टैक्सेशन है ना, उसके बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोविजंस दे रखे हैं। उन प्रोविजंस को अपन को चेक करना पड़ता है कि कंपनी ने इस प्रोविजन को फुलफिल करा है कि नहीं करा है। कहानी समझ में आ गई? तो पूरा जो डीटी अपन पढ़ेंगे, उसके कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस टैक्स ऑडिट में अपन को चेक करने पड़ते हैं। और वो टैक्स ऑडिट कौन करता है? ऑफ कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। कहानी समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब देखना, टैक्स ऑडिट किस किस को करानी है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आपका टर्नओवर क्या है 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर आप क्या कर रहे हो? प्रोफेशन कर रहे हो, और अगर आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। फिर अपन ने 44 एडी और एडीए पढ़ा था ना, उधर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपकी इनकम क्या हो जाती है, अगर आप 44 एडी नहीं ले रहे या एडीए नहीं ले रहे और आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और ऑडिट करानी पड़ेगी। वही बात इन लोगों ने इधर कह दी है। अच्छा, अगर एचएससी इज कवर्ड बाय 44 बीबीबी, ये दो सेक्शन कहां पढ़ेंगे अपन? इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ेंगे। और इफ द एचएससी इज कवर्ड बाय 44 एई तो अपन ने पढ़ लिया, एंड क्लेम्स इनकम लेस देन द प्रॉफिट डीम्ड अंडर दी सेक्शंस। तो 44 एई में इनकम दे रखी है ना, 1000 पर टन, 7500 पर मंथ। अगर 44 एई ले रखा है आपने और अगर आप इनकम 1000 पर टन या फिर 7500 पर मंथ से कम क्लेम करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। और टैक्स ऑडिट कराने का मतलब क्या है कि आपको किताबें मेंटेन करनी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे जब तो आप टैक्स ऑडिट करा पाओगे ना। अच्छा, एक और चीज देखना, पॉइंट नंबर 1 देखो क्या दे रखा है? टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल टू पर्सन हु डिराइव्स इनकम रिफर टू इन बी एंड बीबीए। ये अपन कहां देखेंगे? अगेन इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ेंगे, एनआर टैक्सेशन में दे रखा है। तो 44 बीबी, बीबीबी, 44 बी एंड बीबीए ये अपन कहां देखेंगे? एनआर इंटरनेशनल टैक्सेशन में देखेंगे। अच्छा, ऑडिट कौन करेगा? सीए करेगा।
ऑडिट कौन करेगा? बेसिकली सीए करेगा। अच्छा, ऑडिट की ड्यू डेट क्या है? सॉरी, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट क्या है? 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई। तो जब भी आपको आरओआई बननी है उसके कम से कम 1 महीने पहले आपको क्या करना पड़ेगी? टैक्स ऑडिट सबमिट करानी पड़ेगी। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सीए के द्वारा सबमिट करानी पड़ेगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने 44 एडी ले लिया, एडीए ले लिया, 44 एडी ले लिया, एडीए ले लिया, तो मैंने आपको बताया था ना, अगर आप 44 एडी ले लेते हो, एडीए ले लेते हो, तो आपको ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और ना ही टैक्स ऑडिट करानी है। तो टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अगर आपने 44 एडी या फिर एडीए ले लिया। अच्छा, अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराई तो पेनल्टी कितनी लगेगी? अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराई तो पेनल्टी कितनी लगेगी? सेक्शन 271 बी में पेनल्टी लगेगी 1.5 लाख, 1.5 लाख और 0.5% ऑफ टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस व्हिचएवर इज लोअर। बात समझ में आ गई? तो अगर आपने 44 एबी में टैक्स ऑडिट नहीं कराई, आपको 44 एबी में टैक्स ऑडिट करानी थी और आपने 44 एबी में टैक्स ऑडिट नहीं कराई, तो आपको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 1.5 लाख और 0.5% ऑफ टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस एसेट। अच्छा, एक और चीज देखना, आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी आपने सीए के द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, 43 भी अपन ने पढ़ लिया। 43 भी क्या होता है? याद करो याद करो याद करो। कोई ऐसे खर्चे जो मुझे एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउड होते हैं। सेक्शन 40 पढ़ा था ना अपने, 40A1 40A1A, जिसमें मैंने बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिया। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, आपने क्या करा? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करा दी, आपने जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करा दी। अब आपको लगता है कि यार मुझे तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को क्या करना है? रिवाइज करना है। क्यों रिवाइज करना है? क्योंकि 43 बी में मुझे ये कह रखा है कि आरओआई की ड्यू डेट से पहले आप क्या कर सकते हो, अगर कोई पेमेंट कर देते हो तो आपको जो है खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कब करा के दे दी? फॉर एग्जांपल आरओआई की ड्यू डेट के 2 महीने पहले, और 43 बी का जो पेमेंट था वो आपने आरओआई की ड्यू डेट के 1 दिन पहले कर दिया। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तो चली गई, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चली गई, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये चला गया कि भाई आपने एक इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रखा है। अच्छा, अब क्योंकि उसको रिवाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या करा है? 43 बी का पेमेंट आरओआई की ड्यू डेट से पहले कर दिया है। तो सरकार कहती है कि अगर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कराना चाहते हो तो करा सकते हो, बस कंडीशन क्या है कि बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट डेट आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज कराना पड़ेगा। और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कब रिवाइज हो सकती है? जब 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 आपको कोई खर्चा का रिकैलकुलेशन करना है ड्यू टू डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40 एंड 43 बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट कब करानी है? जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो। लेकिन ये 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी। कब? 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दोगे जब आप एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश, बेयर चेक या क्रॉस चेक। मतलब कैश सेल, आपने जो भी कैश में सेल करी है, आपने जो भी कैश में क्या करी है? सेल करी है। सो एग्रीगेट अमाउंट रिसीव फॉर सेल्स, एग्रीगेट अमाउंट जितना भी आपने कैश में सेल करा है उस अमाउंट को पकड़ लो, और अगर वो टोटल अमाउंट रिसीव का अप टू 5% है, जो भी पैसा आपको मिला है टोटल जो भी आपको पैसा मिला है कैश में इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसका टोटल करना, उसका 5% देख लेना। तो आपको जो भी आपने कैश में सेल करी है वो अप टू 5% ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव, एंड जो भी आपने पेमेंट करा है, जो भी आपने पेमेंट करा है कैश में, वो अप टू 5% ऑफ द टोटल पेमेंट मेड, तो क्या होगा? आपकी लिमिट 1 करोड़ से क्या हो जाएगी? 10 करोड़ हो जाएगी। आपकी लिमिट क्या हो जाएगी? बेसिकली 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगी। कहानी समझ में आ गई? लास्ट पॉइंट देखना, आपने चेक से पेमेंट कर दिया, चेक डाउन ऑन बैंक और बैंक ड्राफ्ट जो अकाउंट पे ही नहीं है, तो कोई भी चेक जो अकाउंट पे ही नहीं होता उसको अपन क्या मानेंगे? कैश में ही मानेंगे पेमेंट कराया आपने। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगी कहानी। अपना पीजीवीपी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक लास्ट लेक्चर में आपको अपलोड करके दूंगा, उस लास्ट लेक्चर में आधे घंटा अपन देंगे और आधे घंटे में बाकी जो छोटे मोटे बैलेंस टॉपिक्स बचे हैं वो सारे करा दूंगा मैं, ठीक है? तो पीजीवीपी बना मोटा मोटा पूरा खत्म हो गया, बहुत अच्छी तरह मैंने आपको रिवाइज कराया है। आप मुझे अपने फीडबैक्स जरूर देना इन लेक्चर्स पे, एंड जो भी इस लेक्चर के एंड तक पहुंचा है प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पूरा लेक्चर्स देख रहे हैं, कंसेप्चुअली उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना, मोटिवेशन मिलता है ऑफकोर्स, एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कल। ऑलराइट, बाय गाइस।